सो वेलकम गाइस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया प्रोजेक्ट। एक्चुअली में ये नया नहीं है, थोड़ा सा एक अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट है। जो हमारा सबसे पहला प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट 1, एक सिंपल ETL पाइपलाइन जो माईसीक्वल से डेटा उठाता है और एक हमारे डेटा लेक जो AWS का S3 डेटा लेक है वहाँ पे डेटा डालता है। तो वही सेम आज करने वाले हैं, थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे। इसमें अपग्रेडेशन क्या है कि वो तो सिंपल था, एक डेटा उठाओ और डेटा डाल दो। अब मान लो सोर्स पे इंक्रीमेंटल डेटा आ रहे हैं, ठीक है, और डेटा आते जा रहे हैं, उन सबको भी तो इंक्रीमेंटल करके डेटा उठा के इंक्रीमेंटल लोड करना पड़ेगा हमारे डेटा लेक में। तो वो कैसे संभाला जाए? तो हमारे पास दो टाइप के इंक्रीमेंटल लोड आते हैं। एक तो सिंपल इंक्रीमेंटल लोड, मतलब नए डेटा रिकॉर्ड्स आए जा रहे हैं, और एक होता है अपसर्ज, मतलब कि कुछ नए रिकॉर्ड्स आ भी रहे हैं, साथ के साथ जो पुराने रिकॉर्ड्स ऑलरेडी पहुंच चुके हैं डेटा लेक में उसमें चेंजेस भी हो रहे हैं। ठीक है, जैसे किसी का एड्रेस चेंज हो सकता है या किसी का फ़ोन नंबर चेंज हो जाए, तो ये कोई रिकॉर्ड पहले से जा चुके हैं उन सब में चेंजेस, और साथ के साथ नए रिकॉर्ड्स की एंट्री, उसको उस प्रोसेस को कहा जाता है अपसर्ट। और नॉर्मल इंक्रीमेंटल लोड तो आपको पता ही है कि सिंपली अपेंड हो रहा है नए नए रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो दोनों देखेंगे। सबसे पहले हम अपेंड से स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद अपसर्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव और क्या कहते हैं, क्या क्या टूल्स और सर्विसेज यूज करेंगे हम लोग। तो मैं अपना राइटिंग पैड ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं रेफरेंस का नोट्स खोल लेता हूँ। चलो ठीक है, तो दिस इज नॉट एग्जैक्टली अ प्रोजेक्ट 3, पर इसको हम लोग कहेंगे प्रोजेक्ट 1। ओहो, ये भूल गया। प्रोजेक्ट 1.2, थोड़ा सा ही हम उसको अपग्रेड करेंगे। बस ये जो नया चीज़ है, मतलब अपसर्ट वाली चीज़ और रिफाइन वाली चीज़, ये चीज़ आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा नज़रिया ऑफ डेटा इंजीनियर। क्योंकि डेटा इंजीनियर को ये चीज़ तो आनी ही चाहिए, जैसे स्पार्क आनी चाहिए, ऐसे ये भी चीज़ है कि अगर भाई इंक्रीमेंटल लोड आ रहा है तो उसको कैसे संभाला जाए। अभी तो हमने सिंपल ETL पाइपलाइन बनाया था, ठीक है, उसमें अब इंक्रीमेंटल लोड आ रहा है तो उसको भी तो डालना जरूरी है। तो वो कैसे किया जाएगा? ठीक, तो इसके लिए हमारा ऑब्जेक्टिव है build an ETL pipeline for loading data from MySQL to S3। यहाँ MySQL हमारा सोर्स है और S3 डेटा लेक है हमारा जो डेस्टिनेशन है, S3 बकेट विद। हाँ, यहाँ तक का जो स्टेटमेंट था ये हमारा प्रोजेक्ट 1 था। अब यहाँ पे थोड़ा एक्सटेंड जो हम कर रहे हैं वो है विद हैंडलिंग अपसर्ट एंड इंक्रीमेंटल डेटा फॉर। अच्छा, अब हमारे पास डेस्टिनेशन पे रखने के लिए दो टाइप की फाइल्स आती हैं, एक होती है पार्के फाइल और एक होती है डेल्टा फाइल। एक्चुअली में डेल्टा फाइल भी मतलब उसके बैकएंड में जाके देखोगे तो वो भी एक पार्के फाइल ही होती है, पर डेल्टा थोड़े का एक अलग फीचर आते हैं, तो उसको हम अलग डिस्कस करेंगे। बाकी अभी हम लोग पार्के फाइल के साथ जो हम लोग नॉर्मली डालते हैं फाइल्स को, उसी के साथ देखते हैं कि अपसर्ट और इंक्रीमेंटल कैसे किया जाता है पार्के फाइल के साथ। तो हम फॉर पार्के और पार्के फॉर्मेट एंड डेल्टा फॉर्मेट यूजिंग AWS EMR। ठीक है, तो पार्के फॉर्मेट और डेल्टा फॉर्मेट, ये दोनों फॉर्मेट को कैसे हम हैंडलिंग करेंगे अपसर्ट और इंक्रीमेंटल डेटा को लोड करने के लिए, ये दोनों देखेंगे। तो आज के दिन हम सिर्फ पार्के फॉर्मेट देखेंगे कि पार्के में अगर फाइल जा रही है तो कैसे अपसर्ट को हैंडल किया जाएगा। यहाँ तक हमें पता है कि पार्केट फाइल कैसे डेटा लोड करता है, कॉलमनर बेस्ड या रो बेस्ड। मैं पूछ रहा हूँ,
एनीवन? कॉलम बेस्ड। कॉलम बेस्ड, ठीक है। अच्छा, किसी का माइक ऑन है और थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है, तो माइक बंद कर लो। भाईजान आपका ही आ रहा है डिस्टरबेंस। नहीं, कुछ टीट टीट करके आ रहा था, शायद बंद कर हो गया। ठीक है, हो गया बंद। चलो आगे चलते हैं। अब इसमें हम लोग क्या क्या टूल्स और सर्विसेज यूज करने जा रहे हैं। सबसे पहला तो AWS यूज होगा, इसमें हमारा EMR यूज होगा, इसमें हमारा RDS यूज होगा जो डेटाबेस क्रिएट करेगा MySQL के लिए, और S3 यूज होगा डेस्टिनेशन के लिए, अथेना यूज होगा क्वेरी करने के लिए हमारे डेटा लेक पे, S3 डेटा लेक पे। ठीक है, और क्या टूल्स हैं? नॉर्मली पाइस्पार्क की कोडिंग होगी, और MySQL मेनली यूज होगा, जो क्वेरी लैंग्वेज हम यूज करेंगे MySQL का SQL क्वेरी लैंग्वेज यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। अब यहाँ पे मेन जो चीज हम सीखेंगे वो है इंक्रीमेंटल लोड, जो सिर्फ इंसर्ट हो रहा है डेटा। ठीक है, अपेंड मतलब नीचे से अपेंड हो रहा है डेटा। और दूसरा हम लोग सीख रहे हैं इसमें मेन अपसर्ट लोड, जो सिर्फ जो क्या हो रहा है हमारा यहाँ पे अपडेट, मतलब पुराने रिकॉर्ड्स अपडेट हो रहे हैं, साथ के साथ ये ऊपर वाला इंसर्ट भी हो रहे हैं, इंक्रीमेंटल लोड भी हो रहे हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं। इंक्रीमेंटल लोड बहुत आसान है, जल्दी से हो जाएगा। अपसर्ट लोड को ध्यान देने वाली चीज है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग इंक्रीमेंटल लोड से। ठीक है, तो पहले हम लोग प्रोजेक्ट 1 पे जो था वहां तक पहुंच जाते हैं कि हमने क्या क्या किया था। तो सबसे पहले क्या किया था, एक RDS था हमारे हाथ में। तो मैं अगर आपको खोल के दिखाऊं तो मेरा RDS एक MyDB इंस्टेंस 1 नाम से एक RDS ऑन है, और इसका एंड पॉइंट और पोर्ट यहाँ पे अवेलेबल है, और मैंने कनेक्ट भी कर रखा है अपने MySQL वर्कबेंच पे। अगर कैसे कनेक्ट करते हो तो जानते ही हो, यहाँ पे राइट क्लिक करके एडिट कनेक्शन पे जाएंगे, तो न्यू कनेक्शन पे जाके सिंपली आपको अपना होस्ट नेम, यूजर नेम और पासवर्ड तो आपको जैसे पता ही है, सिंपल वही admin123 पासवर्ड है, तो वही यूज करके आप कनेक्शन बना सकते हो और अपना क्वेरी एडिटर खोल सकते हो अपने MySQL वर्कबेंच में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले सोर्स तैयार कर लेते हैं अपना। तो एक डेटाबेस बनाएंगे और उसी को यूज करेंगे, उस डेटाबेस को। डेटाबेस का नाम है यहाँ पे ट्रेनिंग। ठीक है, इस डेटाबेस क्रिएट हो गया, और एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है परचेज डिटेल्स। ठीक है, तो ये परचेज डिटेल्स कैसे क्रिएट हो रहा है, एक बार इसकी डेफिनेशन मतलब DDL को देखना है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो ये टेबल में क्या क्या रोज हैं, मतलब क्या क्या कॉलम्स हैं, तो वो ध्यान देने वाली बात है। इसको यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा, एक काम करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो परचेज डिटेल्स नाम से एक टेबल बनानी है जिसमें ID हमारे प्राइमरी की होगी, जो यहाँ पे मैंने डिनोट कर रखा है। मोबाइल नंबर, समवन इज कमिंग, लेट मी ऐड हिम, अरुण, एडमिट, और ये ऐड तो हुए थे, चले कैसे गए। चलो ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर नहीं समझ आता कोई चीज तो तुरंत पूछना है, बिना कोई चीज ना समझे हुए आगे नहीं बढ़ना, वरना आगे और हार्ड हो जाएगा कोई चीज। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मोबाइल नंबर बिग इंट टाइप का है, डिफॉल्ट नल वैल्यू होनी चाहिए। ट्रांजैक्शंस ID इंटीजर टाइप की है, क्रिएटेड एट डेट टाइम डिफॉल्ट करंट टाइम स्टैम्प, मतलब क्रिएटेड एट एक ऐसा डेट टाइम टाइप का वो है हमारा कॉलम जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू करंट टाइम स्टैम्प है। अगर हम इसकी वैल्यू नहीं प्रोवाइड करते हैं क्रिएटेड एट की, तो डिफॉल्ट वैल्यू करंट टाइम स्टैम्प ले लेगा। ठीक है, अगर प्रोवाइड करते हैं तब तो वही लेगा जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे इस केस में यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं कुछ डेटा, तो यहाँ पे क्रिएटेड एट पे ये वैल्यू दे रहे हैं 2023-09-08, तो ये वैल्यू इनटेक कर लेगा। अगर नहीं देते हैं ये वैल्यू तो अपने आप वो डिफॉल्ट जो अभी का समय है वो ले लेगा। प्लेटफॉर्म वही हमारा iOS पे चल रहा है, एंड्रॉइड पे चल रहा है, ये जो भी है वो वाला चीज का कॉलम है। कोर्स ID परचेस, मतलब कोर्स की ID है। गेटवे, कौन से गेटवे से पेमेंट गेटवे से हो रहा है। बैंक ID, पेमेंट मेथड, स्टेटस ID, उसका IP और अपडेटेड। मेन चीज यहाँ पे कॉलम जो ध्यान देने वाली है वो है क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट। क्रिएटेड एट मतलब जब भी कोई चीज रिकॉर्ड एंट्री करती है, ठीक है, इस टेबल में जैसी कोई नया रिकॉर्ड एंटर करेगा तो उस समय का करंट टाइम स्टैम्प इस क्रिएटेड एट की वैल्यू में आ जाएगा। अपडेटेड एट क्या होता है, डिफॉल्ट में तो करंट टाइम स्टैम्प होगा ही,
पर उस पर अगर कोई अपडेट होता है, यहाँ लिखा है ऑन अपडेट, तो उस समय का करंट टाइम स्टैम्प ले लो। जैसे कि अगर यहाँ पे iOS का मैं मैक कर देता हूँ, तो जैसे ही अपडेट वाला जो टाइम आता है उस समय का टाइम वो इस पे वैल्यू पे अपडेट कर दिए, तो अपडेटेड से ये पता चलता रहता है कि इस रोज में कितने सारे मतलब कब कब डेटा अपडेट हुआ है या लास्ट फाइनल अपडेटेड डेटा कब है। ठीक है, तो ये हमारा जो अपडेटेड कॉलम एट कॉलम है, यही चीज हमें आगे बढ़ाएगी अपसर्ट और इंक्रीमेंटल के लिए। ठीक है, तो ये टेबल को क्रिएट करते हैं। हमारा यही टेबल यहाँ पे है। यस, विनायक इज हियर। ओके, वेरी गुड, वेलकम विनायक। अभी जो स्टार्टिंग है, हम प्रोजेक्ट 1 ही कर रहे हैं अभी, तो जल्दी से खत्म हो जाएगा। तो इसको मैं रन कर देता हूँ, जल्दी जल्दी करूँगा, आप तो ध्यान देते रहना। ये टेबल क्रिएट किया मैंने ट्रेडिंग के डेटाबेस पे, और इसको बैक करके एक बार मैं इसको रिफ्रेश करके टेबल को देख लूँ। तो अभी इस समय टेबल खाली है, तो इसमें रिकॉर्ड्स भी एंट्री कर लेता हूँ, ये डेटा को कॉपी करके। अभी इस समय हमारे पास 100 रिकॉर्ड्स हैं, और कमांड ए और रन। ठीक है, तो फिर से एक बार टेबल को देख लेते हैं। यही है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम परचेज डिटेल्स, ऑर्डर बाय आईडी असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये टेबल है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 100 तक रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, इसमें स्टेटस आईडी को ना मैं क्या चाहता हूँ कि लास्ट के जो 6 रिकॉर्ड्स हैं, ये क्यों कर रहा हूँ बाद में पता चलेगा, इसमें स्टेटस सबका पेंडिंग डाल रहा हूँ। ठीक है, तो सिंपल एक क्वेरी होती है अपडेट की, अपडेट ट्रेनिंग परचेज डिटेल्स सेट स्टेटस आईडी पेंडिंग वेयर आईडी इन 95, 96, 98, 100, पूरा लास्ट के जो 6 रिकॉर्ड्स हैं उसको मैं स्टेटस आईडी पेंडिंग कर रहा हूँ। तो ये वाली क्वेरी यूज कर रहा हूँ अभी, 19 नंबर वाली। ये क्वेरी चल गई है, और हम टेबल को फिर से देखते हैं। 95 से 100 तक सारे स्टेज अब पेंडिंग स्टेज में आ गए हैं। ठीक है, अब इस टेबल का जो फाइनल अपडेटेड वैल्यू है, मतलब मैक्स अपडेटेड एट, ठीक है, कि अगर मैं देखना चाहूँ कि लास्ट अपडेटेड एट इस टेबल का क्या है, वो सेलेक्ट मैक्स ऑफ अपडेटेड एट ट्रेनिंग डॉट परचेज डिटेल्स ऑर्डर बाय आईडी। इसे ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, ऑर्डर बाय आईडी, बाकी वैल्यू तो आ जाएगी हमारे पास। तो ये बता रहा है आज की तारीख 16:07। अभी कितने बज रहा है? 16, मतलब 16 इन द सेंस ऑफ यूटीसी टाइम। ठीक है, तो यूटीसी टाइम के हिसाब से अभी इस समय फाइनल अपडेट हुआ है। इसके आगे जो भी अपडेट होता है वो अपडेटेड एट में सेट होता रहेगा। ठीक है, तो अपडेटेड एट क्या होता है, यहाँ पे हम इसके लिए अपने ईटीएल के लिए अपडेटेड एट क्या काम करेगा, उसको कहते हैं हम लोग सीडीसी कॉलम, चेंज डेटा कैप्चर कॉलम। इसको अभी थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। तो आते हैं हम लोग अपने वापस इस पे क्या कहते हैं इसको, नोटफुल पे। चलो, यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे इंक्रीमेंटल लोड कैसे किया जाए। इंक्रीमेंटल लोड मतलब कि सिंपली इस टेबल जो हमारे पास परचेज डिटेल्स टेबल है, उस पर सिंपली रिकॉर्ड्स नए ऐड हो रहे हैं, तो उसको कैसे हैंडल किया जाए, या कैसे क्या कहेंगे इसको, कैसे डेटा लेक पे डालें। अच्छा, डेटा लेक पे डालना तो मैं भूल ही गया, हमारा EMR भी तो बना है। सबसे पहले प्रोजेक्ट 1 तक कंप्लीट आ जाते हैं हम लोग। ओके, ये हमारा EMR क्रिएटेड है। कनेक्ट करने का तरीका क्या होता है, ये कमांड चलाओ, तो मैं ये वाला कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कमांड प्रेजेंट है। इस पे ये नया हडूप का क्लस्टर है, इस पे हम लोग जंप करेंगे। ओके, लेट मी ओपन दिस टर्मिनल इन द फोल्डर। थोड़ा एक बैक स्पेस, इसमें मुझे टर्मिनल खोलना है क्योंकि इसमें हमारा पैम फाइल है, उसी को यूज करके वो टर्मिनल पे जंप कर लेगा, सॉरी EMR पे जंप कर लेगा। तो देखते हैं ये जंप क्यों नहीं कर रहा है एक्चुअली में। EC2 233 एक्सेस नहीं है, एक्सेस है। 2652129 तो अलग है भाई, मैंने कॉपी नहीं किया क्या ठीक से, मतलब कॉपी नहीं हुआ है। यहीं से कॉपी कर लेता हूँ इसको, कॉपी नहीं हुआ ठीक से। ये EC2 वाली चीज, हाँ अब कॉपी हुई है। और टर्मिनल खोला जाए, इसको Ctrl+Z से स्टॉप करो, पेस्ट करो, यस, और ये EMR पे आ गए। बस हमारा ये EC2 वाला IP गलत था, पब्लिक DNS। ठीक है, तो अभी
हमारे क्लस्टर में कोई भी फोल्डर नहीं है, तो एक फोल्डर बना देते हैं mkdir etl ls cd etl। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर आ गए हैं। इस फोल्डर में हम लोग जो जो इंपॉर्टेंट फाइल्स है, प्रोग्राम फाइल्स, वो डालने वाले हैं। तो वही हमारा पुराना फाइल जो लोड करता था S3 पे। ठीक है, इसको जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। स्पार्क बना यहाँ पे, होस्ट नेम यहाँ पे प्रोवाइड कर लिया, यही सेम होस्ट नेम है हमारा। यूजर एंड पासवर्ड एडमिन 123। जीडीबीसी यूआरएल क्या होता था, जो कनेक्शन में हेल्प करता था हमारे माईसीक्वल को स्पार्क से माईसीक्वल पे जंप करने के लिए। जीडीबीसी ड्राइवर की यूज करती है। ये ड्राइवर कहाँ से मिलता था इसको, जो हमारा जार फाइल होता था, माईसीक्वल का कनेक्टर जार फाइल। ठीक है, उसका यूज करके जेडीबीसी ड्राइवर मिलता था एंड देन वो कनेक्ट कर पाता था। df spark डॉट रीड फॉर्मेट जेडीबीसी, और यूआरएल पे वो जेडीबीसी यूआरएल देते थे। क्वेरी पे ये सिंपल क्वेरी हमारी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम एंड पासवर्ड ड्राइवर जो ये होता था वो यूज हुआ एंड देन डेटा फ्रेम में लोड हो जाए। ठीक है, डेटा फ्रेम को हम परसिस्ट करते थे कि इस पे हम कुछ काम करने वाले, इसलिए परसिस्ट रहे, रैम में रखे रहे। ठीक है, उसके बाद ये रॉ डेटा फ्रेम को एक बार शो करेगा, देन उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन, 3 ट्रांसफॉर्मेशन करते थे। सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता था कि इस पे जो क्रिएटेड एट कॉलम है, हमारे सोर्स पे जो क्रिएटेड एट कॉलम है, एक बार मैं फिर से टेबल दिखा दूं। क्रिएटेड एट कॉलम है, इसमें सिर्फ सिर्फ डेट निकाले और साथ में अटैच कर दे एक नया कॉलम पीटी क्रिएटेड एट नाम से, और वही वैल्यू डाल दे। मतलब हर एक क्रिएटेड एट की डेट वैल्यू निकाल के एक पीटी क्रिएटेड एट वैल्यू कॉलम निकाले और वहां पे वैल्यूज डाल दे ऐसा। तो वही सेम चीज यहाँ पे हमारे कोड में पहला ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, विद कॉलम पीटी क्रिएटेड एट एंड टू डेट ऑफ दैट ऑलरेडी प्रेजेंट क्रिएटेड एट कॉलम। फिर ट्रांसफॉर्मेशन 2 करते थे क्या, एक नया कॉलम ऐड करते थे प्लेटफॉर्म नाम से। तो नया कॉलम नहीं ऐड करते थे क्योंकि सेम नाम का प्लेटफॉर्म ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उस प्लेटफॉर्म जो कॉलम है उसमें सारे लेटर्स अपर केस में आ जाए। ठीक है, थर्ड हम ट्रांसफॉर्मेशन करते थे कि जो पेमेंट मेथड होता था हमारे पास टेबल, उसको ड्रॉप करें, उसको हमें जरूरत नहीं थी, इसलिए उस टेबल को हम लोग, उस कॉलम को हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, इन तीनों को एक ही लाइन में लिखा जा सकता है, तो इसको एक ही लाइन में लिखा है। इसको व्यू करके मैं वर्ड रैप कर लूँ तो देख सकते हो, ये पहला ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ से यहाँ तक दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन, और तीसरा ड्रॉप वाला तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, फाइनल डेटा फ्रेम जो आ गया हमारे हाथ में, उसको अब लोड करना है। लोड करने के लिए डेस्टिनेशन में क्या टेबल नेम होना चाहिए, तो सेम वही ट्रेनिंग डेटाबेस में परचेज डिटेल्स नाम का। पाथ क्या होना चाहिए, यहाँ पे 2 टाइप की, एक रॉ फाइल जाती थी और एक रॉ मतलब सिंपल पार्क के फाइल, और जो सेव पार्ट 2 में जाती थी वो सेव एस टेबल होती थी। मतलब AWS के डेटा कैटलॉग को पता होता था कि ये एक टेबल है। तो दोनों को अलग अलग पाथ में करने के लिए 2 पाथ दिए गए थे। एंड देन उसके बाद राइट मोड, ओवर राइट मोड। ठीक है, क्योंकि अगर पुराना कुछ भी हो तो ओवर राइट कर दे। और डेस्टिनेशन में एक बार DB बना देते थे, अगर मान लो ट्रेनिंग नाम का डेटाबेस वहाँ प्रेजेंट नहीं है तो ट्रेनिंग नाम का डेटाबेस बना देगा यहाँ से, ये spark.sql क्वेरी यूज करके। ठीक है, लोडिंग करता था। फाइनल डेटा फ्रेम को राइट पार्क के फॉर्मेट में, हेडर रखना है, पाथ में सेव पाथ 1, और मोड राइट मोड ओवर राइट मोड है, और पार्टीशन कर देते थे पीटी क्रिएटेड एट, मतलब जो हर एक डेट है, हर एक डेट के हिसाब से उस डेट में जो भी रिकॉर्ड्स आए उस फोल्डर स्ट्रक्चर में जाए, तो पार्टीशन कर देते थे और सेव। ऐसे दूसरा तरीका सेव एज टेबल, मतलब AWS के डेटा कैटलॉग में सेव हो जाए। तो ये रॉ के लिए था एक, और एक टेबल स्ट्रक्चर के लिए था। सक्सेसफुली लोडेड, लास्ट में प्रिंट कर दे और हो जाएगा हमारा काम। तो यही सेम चीज हमारे बकेट में ये फाइल डालनी होगी, और आई थिंक ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे बकेट में। ये हमारे बकेट में प्रेजेंट नहीं है, चलो ठीक है, अपलोड कर लेते हैं। एड फाइल्स, गो टू दिस AWS डेटा टू गेयर ETL डेमो, नहीं, प्रोजेक्ट 1, लोड टू S3। इस फाइल को अपलोड कर रहे हैं, अपलोड हो गई। और ये पूरे के पूरे ये सारे हमें कनेक्टर जार की फाइल की जरूरत है और लोड टू S3 फाइल की जरूरत है। इन सब की जरूरत नहीं है, पर ठीक है, ये भी आ जाता तो आए जाने दो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम कमांड यूज करेंगे AWS S3 कॉपी S3 नोटबुक, मतलब ये S3 URI दिया है और करंट फोल्डर में। ठीक है, डॉट मतलब करंट फोल्डर में, और रिकर्सिवली कॉपी, जैसे हमारे पास एक फोल्डर है ना, तो रिकर्सिवली होके कॉपी हो। तो एंटर किया, और जितने भी यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे पास फाइल्स वो सारे आ गए। ls करके देखते हैं, ये फोल्डर आ गया हमारे पास। ये बूटस्ट्रैप ETL फाइल थी, बैश फाइल, और एक पाइथन फाइल आ गई जो हमें चलानी है, और एक जार फाइल उसको यूज करके। ठीक है, तो स्पार्क सबमिट करने जा रहे हैं माईसीक्वल कनेक्टर जार फाइल का यूज करके, लोड टू S3। ठीक है, इसको मैं चलाने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं दिखा दूं कि हमारे डेस्टिनेशन में अभी 0 टेबल्स हैं। इसको एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। ट्रेनिंग डेटाबेस तो क्रिएटेड है, बट टेबल्स अभी नहीं है हमारे पास। साथ के साथ हमारे पास इस इंडिया फोल्डर में जो हमने S3 सेव पाथ 1 और सेव पाथ 2 दे रखा था, इसमें भी कोई भी वो नहीं है, कोई भी टेबल का स्ट्रक्चर है, फोल्डर स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, तो अब इस लोड टू S3 को चलाते हैं। अभी तक हम पहला प्रोजेक्ट ही कर रहे हैं, इसके आगे का हम लोग
इंक्रीमेंटल और अपसर्ट करेंगे। और किसी भी पॉइंट पे ऐसा लगे कि ये क्या हो रहा है भाई, नहीं समझ आया, तो तुरंत रुक के करना, क्योंकि ये चीज़ अच्छे से इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में तो पूछी जाती है कि आप अपसर्ट को कैसे हैंडल करते हो, आप इंक्रीमेंटल डेटा को कैसे हैंडल करते हो। तो हर एक स्टेप में ही चीज़ें छुपी हुई है। ठीक है, इसने क्वेरी चलाई, सेलेक्ट स्टार, उसने ये रहा और रॉ डेटा फ्रेम को ही दिखा दिया, ट्रांसफॉर्म किया, जो भी ड्रॉप करना था, जो भी अपर केस में करना था, ये सब चीज़ें, और पीटी क्रिएटेड एट लास्ट कॉलम ऐड कर दिया इसने, और डेस्टिनेशन में डीबी बना रहा अगर नहीं प्रेजेंट है तो, और लोड कर रहा है, देन सक्सेसफुली लोडेड। लेट अस चेक। यहाँ पे आप जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, ट्रेनिंग नाम के डेटाबेस का एक फोल्डर बना दिया उसने, रॉ में हमारे सिंपल फाइल प्रेजेंट है, मतलब पार्के फाइल, और इसमें ऐसा टेबल की तरह प्रेजेंट है ये। इसको हम अपने अथेना में क्वेरी करके देखेंगे, अभी भी 0 दिखा रहा है, इसको रिफ्रेश करो, और एक टेबल दिखा दिया परचेज डिटेल्स नाम से। एक बार टेबल देख लेते हैं, रन अगेन, तो ये देख सकते हैं 100 रिकॉर्ड्स दिखा रहे हैं। लास्ट में 100 रिकॉर्ड्स पे जाते हैं और ये देखते हैं पेंडिंग स्टेज है हमारा स्टेटस आईडी, जो हमें ध्यान रखने की बात है। और जो भी लेटेस्ट अपडेटेड अभी आज की तारीख में जो 16:07 पे अपडेटेड है, तो यही हमारा 16:07 पे 40 सेकंड ये मैक्स अपडेटेड है हमारा इस टेबल के लिए। वही सेम चीज़ था हमारे इसके लिए भी, 16:07 आज की तारीख पे ये। ठीक, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, मैंने सारे किया था लास्ट के 6 रिकॉर्ड्स 95, 96, 97, 98, 99, 100, पर यहाँ वाले पे देख रहे हैं, इस वाले पे अगर आपको ध्यान से देखो तो ये आज की डेट पे कंप्लीट नहीं दिखा रहा है, ये अपडेट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी, कहाँ गया स्टेटस आईडी इसका, ये ऑलरेडी पेंडिंग स्टेज में था ही पहले से। ठीक है, अगर मैं आपको इंसर्ट इनटू वाला कमांड दिखाऊं जो इसका हम यूज़ किए थे इंसर्ट करने के लिए, तो ये कौन सा है आईडी, ये है 98। ठीक है, 98 में देखोगे तो ये ऑलरेडी पेंडिंग स्टेज में था। ठीक है, इसलिए उसने उसको ओवरराइट किया नहीं। ठीक है, देखा कि ऑलरेडी वही वैल्यू प्रेजेंट है जो हम अपडेट करना चाहते हैं, तो उसको ओवरराइट किया नहीं, नहीं किया इसलिए, मतलब अपडेट की नहीं किया इसलिए उसके लिए अपडेटेड ऐड की वैल्यू भी चेंज नहीं हुई, जो पुरानी थी 2023 की 9 सितंबर वाली वैल्यू, वही 9 सितंबर वाली 9:15 पे वही सेट होके रखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, जिसको भी इसको अब चेंज करना था उसको चेंज करके आज की वैल्यू यहाँ पे डाल दी है इसने। ठीक, बस ये ध्यान देने बात है, आज ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। ठीक है, ये हो गया। और चलो ठीक, अब क्या करना है, ये डेटा तो हमारा प्रेजेंट है, यहाँ पे भी एक बार मैक्स चला के देख लें कि जो मैक्स वैल्यू इसके लिए है अपडेटेड ऐड की वैल्यू, वही वैल्यू यहाँ भी वही 16:07 और इसके लिए भी हमने चला के देख लिया था 16:07 तो दोबारा चलाऊंगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं इंक्रीमेंटल लोड। ठीक है, यहाँ तक हमारा सिंपल प्रोजेक्ट 1 था, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया था। अब हम देखने जा रहे हैं कि भाई इंक्रीमेंटल लोड अगर होता है सिंपली कि इसके नीचे अगर नए रिकॉर्ड्स ऐड होते हैं, ठीक है, तो कैसे अब अगली बार ETL चले और सिर्फ वही इंक्रीमेंटल ही लोड को उठाए, पूरी की पूरी फिर से टेबल ना उठाए और ओवरराइट ना कर दे, सिर्फ अपेंड कर दे, वही वाले रिकॉर्ड्स एक्स्ट्रा उठाए जो इंक्रीमेंट हुए। ठीक है, उसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो एक बार थोड़ा अच्छे से बना के दिखा देता हूँ आपको कि समझ में इजीली आए। इंक्रीमेंटल लोड, अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास जो रिकॉर्ड्स हैं ऐसे ऐसे करके 1 से ले तक 100 तक है। ठीक, अब हम चाहते हैं 5 न्यू रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 101 से ले तक 105 तक नए रिकॉर्ड्स अपेंड हुए हैं। ठीक है, ये क्या हुए हैं, ये अपेंड हुए हैं। तो अब इसको कैसे हैंडल किया जाएगा ये देखना है। तो ये सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं होता आपको। सबसे पहले करने के लिए मैं नए रिकॉर्ड्स एंट्री करा देता हूं अपने सोर्स में। ठीक है, अभी सोर्स और डेस्टिनेशन एकदम एग्जैक्ट है, तो सोर्स में अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, नए रिकॉर्ड्स ऐड करने जा रहा हूँ। तो अगर आप ये क्वेरी देखोगे इंसर्ट इनटू और वैल्यूज, इसमें 101 से लेकर 105 तक नए रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे पिछले वाले इंसर्ट इनटू कमांड में मैं यहाँ पे क्रिएटेड ऐड के लिए वैल्यूज दे रहा था, ठीक है, क्रिएटेड ऐड कॉलम यूज करके यहाँ पे वैल्यूज दे रहा था, इसमें ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो तुरंत के तुरंत यहाँ पे क्रिएटेड ऐड के लिए कोई
वैल्यू है ही नहीं, और ना ही मैंने यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। और ना ही अपडेटेड ऐड के लिए, क्योंकि अपडेटेड ऐड भी करंट वो है, मतलब अपने आप करंट टाइम स्टैम्प लग जाएगा, और अपडेट होगा तो उसका टाइम स्टैम्प लग जाएगा। तो ये दोनों वैल्यूज़ मैंने डेट टाइम वाली वैल्यूज़ नहीं दे रखी, ठीक है। तो इसको हम चलाते हैं, नया रिकॉर्ड्स एंटर कराते हैं, क्वेरी चल गई है, और एक बार टेबल को फिर से देख लेते हैं। तो नए रिकॉर्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं, हम लोग देख सकते हैं 100 से 105 तक, सॉरी 101 से 105 तक नए 5 रिकॉर्ड्स ऐड हो गए हैं, और इनके साथ जो भी स्टेटस था वो सब कोई इन प्रोग्रेस में, कोई पेंडिंग में, कोई कंप्लीटेड में, ठीक है। जो 95 से 100 जो हमने चेंज किया था वो तो अभी भी है पेंडिंग में स्टेज, ठीक। तो ये हो गया हमारे क्या, सिंपल एक अपेंड हुआ है। अभी पुराने रिकॉर्ड जो हमारे थे उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किए हमने, ठीक। हमें सिर्फ एक नए रिकॉर्ड्स एंट्री किए 5, पुराने में चेंज, पुराने में अगर चेंज करते तो इज अ केस ऑफ अपसर्ट। अभी सिर्फ इंक्रीमेंटल लोड हो रहा है। तो सोर्स में तो हो गया, अब हमें ETL चलाना है कि डेटा जो उठे उसके आगे का उठे, ठीक। किसके आगे का उठे, कैसे पता चलेगा कि किसके आगे का उठे? तो ये उसको संभालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक नया टाइप का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम सीखेंगे, क्योंकि ये एक टर्म होता है, उसको कहते हैं CDC कॉलम। तो ये पता होना चाहिए सबको, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। डेटा एनालिस्ट लोग भी यूज़ करते हैं, डेटा साइंटिस्ट लोग भी यूज़ करते हैं, और डेटा इंजीनियर तो यूज़ करते ही, क्योंकि उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका नाम है CDC कॉलम। हर एक डेटा इंजीनियर हर एक टेबल के लिए एक CDC कॉलम फाइनल करता है कि किस कॉलम को देख के ये पता करा जाए कि डेटा कहां तक आ चुका है, ठीक है। CDC मतलब चेंज डेटा कैप्चर, मतलब ऐसा क्या कॉलम है जिससे हम ये कैप्चर कर पाए कि डेटा चेंज हुआ है, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास कॉलम है अपडेटेड ऐड। क्यों? क्योंकि जब भी कोई डेटा चेंज हो रहा है या डेटा कोई भी नया ऐड हो रहा है तो अपडेटेड ऐड भी नया या मतलब करंट टाइम स्टैम्प लग जा रहा है उसका, ठीक। तो हमारे केस में अपडेटेड ऐड जो है वो ऐड करेगा ऐसा CDC कॉलम, ठीक है। तो इस केस में हमारे परचेज डिटेल्स नेम मतलब टेबल के लिए CDC कॉलम क्या है, अपडेटेड ऐड है, ठीक। इस CDC कॉलम का मैक्स वैल्यू क्या है इस समय? अभी CDC कॉलम का मैक्स वैल्यू, ठीक है। इस CDC कॉलम का मैक्स वैल्यू क्या है इस समय, जो हम मैक्स निकाल रहे थे अभी डेस्टिनेशन के लिए। तो अच्छा, अभी मैंने सोर्स पे तो चेंज कर दिया है, ठीक है। सोर्स में तो मैंने चेंज कर दिया है, तो अभी मैं इसका अगर मैक्स निकालूंगा तो ये आएगा 16:20। पर हमें पता है पुराना क्या था, 16:07 में 40 सेकेंड। तो हमें ये वाली वैल्यू पुराने के लिए मैक्स ये थी, ठीक है। अगर हम कंफर्म करें हमारे डेस्टिनेशन में भी, तो डेस्टिनेशन में भी यही है, 16:07 इज दी मैक्स अपडेटेड जब तक कि पुराना ITL चला था, ठीक है। तो ये CDC कॉलम मैक्स वैल्यू होगी हमारी नई, मतलब इस कॉलम के लिए CDC कॉलम मैक्स वैल्यू रहेगी। तो कहाँ गया हमारा नोटफुल ये रहा। तो तारीख है आज की 2024 10:03 16:07 ये मैक्स CDC कॉलम मैक्स है, जो पुरानी डेटा यहाँ तक का अपडेटेड है, जो हमारे डेस्टिनेशन में दिख रहा है, ठीक है। यहाँ तक का कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? बोलो हाँ। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, मुझे पता रहना चाहिए, इतना शांत रहते हैं, ठीक है। सब लोग म्यूट हो जाओ, ओके। तो ये वैल्यू हमें सेट करनी पड़ेगी कि भैया अब जो भी डेटा उठाना, अब इससे आगे का उठाना, क्योंकि हमें पता है इससे का डेटा जो है डेटा आ चुका है। तो उसको कॉपी कर लेते हैं और कहीं जगह रख लेते हैं। यही थी 16:07, इसको कॉपी किया मैंने, कॉपी नहीं हो रहा क्या, कॉपी, और इसको मैं कहीं स्पेयर कोड में यहाँ नीचे इसको हटा के यहाँ पे सेव कर लिया, ठीक है। इसका यूज़ करेंगे। अब हम लोग कोडिंग करने जा रहे हैं इंक्रीमेंटल के लिए। तो अपेंड टू s3.py, सिंपली सेम कोड यूज़ होगा एकदम, तो इसलिए मैं पूरा कॉपी कोड पुराना वाला जो लोड टू s3 है वही कोड वापस यूज़ कर रहा हूँ। चेंजेस क्या होंगे, क्योंकि यहाँ पे अब सेलेक्ट स्टार पूरी टेबल नहीं उठानी है, हमें उठानी है वेयर जो CDC कॉलम है, मतलब अपडेटेड ऐड,
अपडेटेड एट ग्रेटर देन इसके, यहाँ पे सिंगल कॉलम यूज कर रहा हूँ तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे डबल कॉलम यूज कर लेता हूँ, वेयर अपडेटेड है इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मैंने इसमें पेस्ट कर दिया वो ये वैल्यू। ठीक है, अब जो भी डेटा उठाएगा इसके आगे का उठाएगा, तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं हमें सेव करके रखनी पड़ेगी। हम लोग इसको अलग जगह दूसरे डेटाबेस में सेव कर लेते हैं, पर अभी हम लोग सिंपली एक छोटा प्रोजेक्ट देख रहे हैं, इसलिए अलग से हमने कहीं याद करके रखा है। हालांकि इसको रखते कहीं अलग जगह है जहाँ से ये अपने आप डायनेमिकली फेच करके लाता है डेटा, पर अभी उतना उससे डीप नहीं जाएंगे, सिंपली डेटा हमने सेव करके रखा था, यहाँ पे हमने फिट कर दिया। ठीक, तो अब जो उठाएगा डेटा वो नए रिकॉर्ड्स 5 उठाएंगे, क्योंकि उसके आगे की वही अपडेट हो रखे हैं। नीचे आते हैं, सिंपली वही इसमें भी वही ट्रांसफॉर्मेशन कर देना, सेम चीज, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेंगे तो जो डेस्टिनेशन में जिस टाइप का टेबल स्ट्रक्चर बन चुका है, जो स्कीमा बन चुकी है, वो मैच नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसमें वो कॉलम भी प्रेजेंट होगा। इसको भी व्यू करके वर्ड रैप कर दूँ, जैसे पेमेंट मेथड भी इसमें रॉ में प्रेजेंट होगा, तो वो सब भी सिमिलर के लिए हमें हटाने हैं और प्लेटफॉर्म को अपर केस में डालना है, और क्रिएटेड ऐड के इसके लिए भी पीटी क्रिएटेड ऐड यूज करना है। ठीक है, सेम चीज है यहाँ पे। और यहाँ लोडिंग के समय बस यहाँ पे मैं जो मोड राइट मोड में ओवरराइट था, अब ओवरराइट नहीं करना है, मुझे अपेंड करना है, मतलब नीचे से जो भी नया रिकॉर्ड्स है वो अपेंड कर देना। ठीक है, तो राइट मोड में मैंने बस यहाँ पे अपेंड कर दिया, तो सिर्फ 2 ही चेंज किए यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे अपडेटेड है ग्रेटर देन दिस वैल्यू, और यहाँ पे राइट मोड अपेंड, बस ये अपेंड टू S3 मतलब इंक्रीमेंटल लोड को हैंडल करने के लिए बन चुका है। सिंपली वहाँ पे उसी फाइल पे राइट करेगा, उस टाइप का फाइल मतलब टेबल उसको अगर मिलता है तो उसी से नीचे जाके अपेंड कर लेगा। ठीक, तो इसको सेव करते हैं एंड इसको भी हम लोग अपने बकेट में लाते हैं, अपलोड एड फाइल्स अपेंड टू S3 अपलोड, यहाँ से S3 से हम अपने क्लस्टर में लेके आते हैं। तो लाने का तरीका क्या है, कॉपी का कमांड सिंपल, अब सिर्फ एक ही फाइल चाहिए इसलिए रिकर्सिव वाला ये पूरी फाइल नहीं चाहिए मुझे, अपेंड टू S3 वाली फाइल चाहिए, तो यही वाला कॉपी करूंगा और करंट फोल्डर पे आ जाए। इसने डाउनलोड कर लिया, ls करेंगे, हमारे पास ये फाइल है अपेंड टू S3। इसको एक बार विम करके देख लेते हैं, विम अपेंड टू S3 कि सब सही है ना, कि अपडेटेड ऐड हाँ सही है, और अपेंड में होना चाहिए, ठीक है सब सही है। कॉलन क्यू दबा के क्विट होंगे विम एडिटर से, और फिर उसके बाद अपना स्पार्क सबमिट मतलब वो ETL चलाएंगे। अच्छा, ये लोड टू S3 के लिए हमें अपसर्ट नहीं सॉरी, इसको अब हम लोग अभी अपेंड टू S3 कर रहे हैं, अपेंड टू S3। तो देखते हैं क्या आउटपुट दिखाता है। चलो, क्वेरी इसने बना दी, अपडेटेड एट उस तारीख से आगे वाले दिखाओ, जो 16:07 के आगे वाले जो भी रिकॉर्ड्स हैं, रॉ डेटा फ्रेम लेके आ गया। कुछ देखो सिर्फ 5 ही रिकॉर्ड्स इसने लेके आए हैं, क्योंकि 5 ही नए हैं। ठीक है, ये 101 से 105 तक, अब उसको लोड कर रहा है, सक्सेसफुली लोडेड, मतलब इसने अपेंड कर लिया। इसको हम कंफर्म करते हैं, ये पुराना हमारा जो था मैक्स लगा के रखे थे, इसको फिर से चलानी है क्वेरी, नंबर 1 सेलेक्ट, रन अगेन। देखो रिजल्ट सेट में अब दिखा रहा है 105 रिकॉर्ड, पहले 100 दिखा रहा था, अब 105 दिखा रहा है। और नीचे जाके अगर हम चेक भी करेंगे तो 100 तक है, यहाँ पे नेक्स्ट पेज के लिए यहाँ पे दिखा रहा है। ये फर्स्ट पेज था, सेकंड पेज पे गए तो 101 से 105 तक जो भी नए रिकॉर्ड्स थे वो भी आ चुके हैं। ठीक, तो ये सिंपल था अपेंड, मतलब कि इंक्रीमेंटल लोड के लिए। तो ये यहाँ पे चीज़ खत्म हो जाती है कि इंक्रीमेंटल लोड को कैसे हैंडल करना है। सिंपली एक अपडेटेड ऐड मतलब एक CDC कॉलम होना चाहिए आपको, और वहाँ से उसके आगे दिखाना है, और राइट मोड को आपको क्या करना है, अपेंड मोड में डाल देना है। ये था सिंपल हमारे इंक्रीमेंटल डेटा लोड के लिए। ठीक, पर ऐसा होता नहीं है रियल केस में, सिर्फ अपेंड। कुछ टेबल्स होते हैं जिसमें सिर्फ इंक्रीमेंट होते हैं, ठीक है, पर कुछ टेबल्स होते हैं जैसे यूजर्स नाम का टेबल, ये अपडेट भी होता रहेगा, साथ के साथ नए रिकॉर्ड्स एंट्री भी होते रहेंगे। तो इन सब के टाइप के टेबल्स के लिए अपसर्ट डेटा लोडिंग करना पड़ता है। यस, कोई पूछ रहा है कुछ? हाँ, एक क्वेश्चन था अश्विन। अब बेसिकली जो हमारा नया फोल्डर बना होगा, जहाँ पे हमारा ये वाला नया डेटाबेस डेटा गया है, अब वो एक नई फाइल बनी होगी, पार के फाइल, या फिर क्या पहले वाले में अपेंड हुआ होगा? ये पहले से अपेंड, अगर मैंने खोल के दिखाया नहीं, बट पहले क्या था,
पहले 8 और 9 तारीख के लिए सिर्फ क्रिएटेड ऐड थे वैल्यूज, मतलब 8 तारीख के लिए और 9 तारीख के लिए। ठीक, ये 10 आज की तारीख जो है 24 10 3 तारीख के लिए नहीं था, ये फोल्डर पहले प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, तो ये बस एक नया डे वाइज बनेगा। हाँ, डे वाइज, क्योंकि हमने पार्टीशन बना रखा है डे वाइज, पीटी क्रिएटेड है डे वाइज पे। अगर हमें ये चीज टेबल वाइज बनानी है, मान लो बेसिकली एक फोल्डर है जिसमें उसी टेबल का डेटा रहेगा, ये समझे, फाइल का नाम डे वाइज बन जाएगा। एक फोल्डर है जिसमें मान लो हमारा कस्टमर का डेटा है, कस्टमर का डेटा मान लो 10 वैल्यूज बढ़ गई उसमें, और मुझे उस जो मेरा फोल्डर है उसका नाम ही कस्टमर की टेबल है, उसके अंदर सारा डेटा होगा वो कस्टमर का ही होगा। तो हम अगर अभी अपसेट करेंगे तो हमारी नई फाइल बनेगी ना आरके की, या फिर पुराने में भी अब अपसेट होगा? नहीं, फाइल हमेशा नहीं बनती है, हमेशा नहीं बनेगी। ठीक है, जो पार्के, जैसे मान लो अगर अभी तो पार्टीशन नहीं है, ऐसे नाम नॉर्मली लिखिए डॉट पार्के, ये पुरानी है मान लो, अब नया करते हैं इंक्रीमेंटल लो, तो ये ऐसी की ऐसी रहेगी, नए पार्के फाइल और बनेगी, अभी नहीं, बाद में, रात में। अच्छा, फिर अथेना इसे ही रीड कर लेता होगा एज अ टेबल फॉर्मेट, और वो हमें दिखा रहा है। अथेना स्मार्ट है, उसका डेटा कैटलॉग में वो समझ आता है कि ये अब ये डेटा नया आ चुका है इस टेबल में, तो वो मतलब वो सबको हमें एग्रीगेट करके दिखा देता है। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो अभी ये भी ध्यान देना कि 8 और 9 और 3 तारीख के लिए डेटा आ चुका है। ठीक, ओके। तो ये था हमारा सिंपली इंक्रीमेंटल लोड। अब हम करने जा रहे हैं अपसर्ट लोड। अपसर्ट लोड करने से पहले मैं टेबल को वापस रिवर्स कर देता हूँ। जैसे अभी 3 तारीख था, ये हटा दूंगा, वापस 8 और 9 तारीख वाला, जैसे पहले ओरिजिनल टेबल था 100 रिकॉर्ड्स की, वो करूंगा। क्योंकि अब क्या करेंगे, नए रिकॉर्ड जो 5 अभी ऐड किए थे वो भी करूंगा, साथ के साथ पुराने रिकॉर्ड्स में कुछ चेंजेस भी करूंगा। ये होता है अपसर्ट केस हमारा। तो इसको करने से पहले मैं अपने टेबल को वापस ओरिजिनल टेबल बना देता हूँ। तो ओरिजिनल के लिए मुझे फिर से सोर्स को भी ओरिजिनल बनाना पड़ेगा। तो सोर्स में जो भी 100 से ऊपर के जो भी रिकॉर्ड्स हैं उन सबको डिलीट करो। ठीक है, और जो कंप्लीटेड, अच्छा पेंडिंग स्टेज तो अभी भी होगा ही, फिर से मैं इसको पेंडिंग कर देता हूँ, पर जहाँ तक मुझे कंफर्मेशन है कि पेंडिंग स्टेज में अभी भी होगा ही, क्योंकि इसने चेंज 0 किया है, क्योंकि पहले से ही था, इसलिए उसको करने की ज़रूरत पड़ी नहीं। ठीक है, पहले से था तो अपडेटेड ऐड भी शायद चेंज नहीं हुआ होगा। हाँ, 16/7/40 ही है। ठीक है, ओके, ये हो गया। तो हमारा ओरिजिनल डेटा वापस आ चुका है। इसी को वापस लोड करते हैं। वापस इसी को लोड करने के लिए अभी हमें पता है, देखो यहाँ पे अथेना में जाके देखेंगे तो 105 रिकॉर्ड्स दिखा रहा है, और फिर से अगर मैं लोड टू S3 कर दूंगा तो क्या दिखाएगा, लोड टू S3 वाला, क्योंकि लोड टू S3 में ओवरराइट मोड था, राइट मोड जो था हमारा ओवरराइट, तो 105 था या 2000 था या 1 था, सब उड़ा देगा। नए जो रिकॉर्ड्स हमें सोर्स में प्रेजेंट हैं, जो हमने सोर्स चेंज कर दिया है, अब वही डेटा अब लेके आएगा यहाँ पे डेस्टिनेशन में भी। इसको भी चलने देते हैं, अपना ओरिजिनल टेबल लाते हैं और एक बार कंफर्म कर लेंगे कि आ चुका है डेस्टिनेशन में भी। सक्सेसफुली लोडेड, और अभी 105 है, इसको रन अगेन करते हैं। 100 रिकॉर्ड्स आगे वापस, जो हमारा ओरिजिनल था, और जो लास्ट के यहाँ पे पेंडिंग स्टेज में है, लास्ट के 6 रिकॉर्ड्स पेंडिंग 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 पेंडिंग। ठीक, और एक बार मैक्स भी देख लेते हैं। इसके लिए मैक्स की वैल्यू क्या है अपडेटेड एट डेस्टिनेशन में, 16/7/40। और एक बार बकेट में भी देख सकते हैं, ये था ना 3 तारीख, इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं, 3 तारीख वाला हट गया, आज की तारीख वाला। ठीक है, तो बकेट में भी सही से डेटा आ चुका है। तो सोर्स में मतलब हमारे माइसिकल वर्कबेंच में, और डेस्टिनेशन में मतलब अथेना में डेटा सही तरीके से प्रेजेंट है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, चेंजेस अपसर्ट का। तो उससे पहले मैं वन क्वेश्चन, यस, अभी जैसे संदीप ने बोला था, मतलब जो भी उसका क्वेश्चन था, अभी जो जैसे हमने अभी चेंज किया इस फाइल से, सॉरी अपलोड किया, मतलब लोड S3, वो सॉरी MySQL to S3 किया, तो उसने बेसिकली वो हर बार उसको अपसर्ट, वो मतलब हर बार उसको ओवरराइट कर रहा है ना जो अभी S3 के अंदर था, जो अभी जस्ट चलाया ना हमने। हाँ, तो वो ओवरराइट कर रहा है लोड टू S3 मतलब ओवरराइट के लिए। वो भूल जाएगा कि जो भी पुराना था, जो भी है, रिश्ता नाता छोड़ो। ओके, और उसमें अच्छा, तो वो हमने उसमें
मैंने शायद मिस कर दिया, मैं भी वो पाइथन फाइल में हमने उसको बताया कि उसका मोड कैसा है ना। और ये सेम फाइल है जो प्रोजेक्ट 1 में यूज हुई थी, वही सेम लोड टू S3। और यहाँ पे अगर राइट मोड देखोगे तो ओवरराइट मोड में यहाँ पे है। अपेंड के लिए हमने राइट मोड यहाँ पे चेंज कर दिया था। ठीक है, ओरिजिनल डेटा मुझे चाहिए था वापस, क्योंकि अब हम लोग अपसर्ट और इंक्रीमेंटल दोनों एक साथ देखने वाले हैं, मतलब अपडेट और इंक्रीमेंटल। तो इसीलिए मुझे वापस ओरिजिनल टेबल चाहिए थी, डेस्टिनेशन में भी और सोर्स पे भी। इसीलिए पहले चेंजेस किए सोर्स में, फिर वापस लोड कर यहाँ पे। ठीक, अगर अभी हमने उसको अपेंड मोड किया होता, हाँ, तो वो थर्ड वाला रहता वहां पे ना। हाँ, थर्ड वाला भी रहता, साथ के साथ ये और ऐड हो जाते हैं, डुप्लीकेसी भर जाती 100 क्या मतलब, हाँ 100 और आ जाते हैं, क्योंकि चेंज कर दिया था हमने। ठीक है, अब हम लोग अपसर्ट का थोड़ा लॉजिक समझते हैं। अब CDC कॉलम को तो पता चल गया CDC कॉलम क्या होता है। हर एक टेबल के लिए एक CDC कॉलम डिसाइड किया जाता है। ठीक है, और CDC कॉलम की जो मैक्स वैल्यू होती है उसको कहा जाता है CDC कॉलम मैक्स वैल्यू। ऐसा कोई कीवर्ड या ऐसा डिफिनेशन नहीं है, ये मैंने खुद बनाया कि CDC कॉलम मैक्स वैल्यू को मैंने नाम दे दिया CDC कॉलम मैक्स वैल्यू। ठीक है, इंक्रीमेंटल लोड देख लिया। नया पेज खोलते हैं, इसमें हम लोग करेंगे अपसर्ट लोड। अपसर्ट मतलब अपडेट प्लस इंसर्ट, मतलब पुराने रिकॉर्ड्स अपडेट भी हो रहे हैं और नए रिकॉर्ड्स इंसर्ट भी हो रहे हैं। तो एक बार मैं सोर्स पे करके दिखा देता हूँ। अभी तक का हमारे पास ये नोट करके रखा है मैंने कि अभी तक 16:07 पे 40 सेकंड आज की तारीख पे ये लेटेस्ट अपडेटेड डेटा है हमारे डेस्टिनेशन में भी। ठीक, अब हमें सोर्स पे कुछ चेंजेस करने जा रहा हूँ। क्या चेंजेस? सबसे पहले तो सिंपली वही इंक्रीमेंट कर रहा हूँ 5 रोज। अभी देखो हमारे पास 100 रोज हैं। ठीक है, 5 रोज इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, 5 रोज अफेक्टेड। एंड कहाँ गया? हाँ, जो पेंडिंग स्टेज में था पहले 95 से 100 तक, अब उसको मैं कंप्लीटेड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये पुराने रिकॉर्ड्स में चेंजेस कर दिए मैंने, जो पहले पेंडिंग स्टेज में था। एक बार फिर से दिखा दूँ टेबल हर एक स्टेप में कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो 5 रिकॉर्ड्स अभी ऐड किया था, तो 5 रिकॉर्ड वही पुराने जैसा अपेंड वाला जैसा हो गया यहाँ पे। ठीक, और जो पेंडिंग 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 ये लिखा हुआ है ना, जो वहाँ पे डेस्टिनेशन में भी यही सेम चीज़ है, उसको मैं अब कंप्लीटेड कर रहा हूँ स्टेटस। जो 95 से लास्ट के 6 रिकॉर्ड जो है 95 से 100 तक का, ये अपडेट कर दे रहा हूँ। तो ये कौन सा केस आ गया हमारा? अपसर्ट टाइप का केस, कि पुराने रिकॉर्ड्स अपडेट भी हैं और साथ के साथ नए रिकॉर्ड्स ऐड भी हुए हैं। तो देखो 6 चेंज, और इसको फिर से टेबल को देख लेते हैं एक बार। तो सोर्स में हमारा चेंजेस हो चुका है, नए रिकॉर्ड्स आ चुके हैं, और लास्ट की ये 6 रिकॉर्ड्स हैं जो अब कंप्लीटेड स्टेज में आ चुका है। ठीक है, 95 to 100 तक का। ओके, ये चेंजेस हो गया हमारे सोर्स में। अब इसकी कोडिंग करेंगे, उससे पहले हम लोग अपसर्ट कैसे करेंगे वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। कोडिंग तो तुरंत हो जाएगी, पर कोडिंग के लिए क्या लॉजिक यूज़ करेंगे, कैसे अपसर्ट किया जाता है। पार्केट फाइल फॉर्मेट के लिए, डेल्टा फॉर्मेट के लिए अलग तरीका होता है, वो हम कल देखेंगे अगले क्लास में। पर पार्केट फाइल फॉर्मेट के आज देखेंगे उसको कैसे किया जाता है, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है अरुण, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है समझना। ओके अरुण? हाँ ठीक है। अंकित भाई हो ना आप? अंकित भाई? हाँ भाई, हाँ 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 ठीक। तो ये हो गया। अच्छा, कभी कभी कंपनियों में अपसर्ट लोड तो हमें समझने के लिए कह रहे हैं। किसी किसी कंपनी को अपसर्ट लोड को डेल्टा लोड भी कहा जाता है। ठीक है, डेल्टा लोड में बोथ आते हैं, इंक्रीमेंटल और अपसर्ट। ठीक है, कि कहते हैं कि भाई जो नया डेल्टा आया, ऐसे कहेंगे लोग, मतलब जो नए रिकॉर्ड्स आए, जो नए रिकॉर्ड्स में वो भी आएंगे जो पुराने अपडेट हो चुके हैं, और जो इंक्रीमेंटल हुए वो डेल्टा रिकॉर्ड्स में आते हैं। ठीक है, तो ये डेल्टा के फाइल फॉर्मेट से कंफ्यूज मत होना। डेल्टा का फाइल फॉर्मेट जो कल हम सीखेंगे वो अलग चीज है, और कंपनियों में लोग कहते हैं कि भाई ये नया डेल्टा आ गया है, मतलब नया डेटा आ चुका है। डेल्टा मतलब समझ रहे हो क्यों ऐसा कहते हैं? जैसे हम लोग याद है, हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे क्लास 12th में, और यहाँ कॉलेज में भी करते थे। तो ऐसा डेल्टा एफ डेल्टा एक्स ऐसे करते थे। होता क्या था, उस फंक्शन से हल्का सा थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज होती थी। ठीक है, वही एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे इंक्रीमेंटल चीज है, वो हल्की सी इंक्रीमेंटल चीज, क्योंकि हमें फिक्स पता नहीं होता था। डिफरेंशिएशन में वही तो होता था, और ऐसे ही इसके लिए भी होता था डेल्टा एक्स के लिए। तो इसलिए यहाँ से डेल्टा टर्म यहीं से उठा के यहाँ पे लोग कहते हैं कि भाई डेल्टा क्या आया है तुम्हारा।
ठीक, तो ये तो मैथमेटिक्स का सिंपल चीज़ था, इसको हटाओ। तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर कोई कहता है डेल्टा लोड मतलब कि नया इंक्रीमेंटल की बात कर रहा है, कोई कहता है अगर डेल्टा फाइल फॉर्मेट, तो डेल्टा फाइल फॉर्मेट अलग होता है। ठीक, ये दोनों ही डेल्टा अलग अलग केसेस हैं, एक जैसे नहीं है। ओके, अभी हम डेल्टा लोड को नहीं कहेंगे, उसको सिर्फ हम अपसर्ट लोड कहेंगे, कंफ्यूजन ना हो इसीलिए, क्योंकि हम कल भी डेल्टा फाइल फॉर्मेट पढ़ेंगे। तो ठीक है, अब अपसर्ट को कैसे किया जाए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैसे किया जाए। तो क्या करना है यहाँ पे, हमें मेन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अब जो रिकॉर्ड्स पुराने थे, प्रॉब्लम मैं बताऊं? हाँ, जो हमारी पार्के फॉर्मेट है उसमें अपडेट कैसे होगा? हाँ, उसमें अपडेट, बाकी सब तो ठीक है क्योंकि या तो हम उसे ओवरराइड करें या फिर ओवरराइड भी करेंगे तो किस फाइल में करना है, वो सबसे ज्यादा मेन दिक्कत आएगी। ठीक, गुड। तो मेनली ये, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अपना डेस्टिनेशन वाला टेबल देखूं, जो ये टेबल ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे पास, इसमें जो 100 रिकॉर्ड्स में हैं जो अभी पेंडिंग स्टेज में हैं, पर हमारे सोर्स में क्या हो चुके हैं, वो कंप्लीटेड स्टेज में आ चुके हैं। ये पेंडिंग से कंप्लीटेड कैसे करवाऊं, और इसी में सिर्फ 95 से 100 वाले ही सिर्फ हो, और साथ के साथ नए रिकॉर्ड्स तो एंट्री कर ही लेंगे, उसको तो हमें पता है कैसे करवाना है, ठीक है, वो भी हो जाए। ठीक, तो ये चीज़ हैंडल करना है हमें हमारे अपसर्ट लोड में। तो कैसे भी करके टारगेट से, ये हमारा टारगेट टेबल है, और सोर्स वाला जो टेबल है, ये हमारा सोर्स टेबल है। ठीक है, तो हम लोग इसको टारगेट कहेंगे अब, अथेना को, और माइसिकल को सोर्स कहेंगे। ठीक, तो जो ये टारगेट टेबल है हमारा, उसमें से सिर्फ 95 से 100 वाले ही इफेक्ट हों। ठीक है, 95 से 100 वाले ही चीज़ें इफेक्ट हों, और बाकी सब चीज़ें नहीं इफेक्ट हो, और अपडेट हो जाए, जो भी वैल्यूज अपडेट करनी है वो चीज़ है। मतलब टारगेट से हमें कुछ डेटा उठाना पड़ेगा वापस से। ठीक है, टारगेट पे डेटा डल चुका है हमारा, जो पहला काम था हमारा वो डाल चुके। अब टारगेट से हमें अपने प्रोग्राम में डेटा को वापस लेके आना है, पार्केट फाइल को वापस रीड करना है। ठीक है, अपने प्रोग्राम में लेके आना है, और कुछ चेंजेस करने, कहने कि भाई जो 95 से 100 वाले हैं ना, वो पेंडिंग में होंगे, उसको कंप्लीटेड में कर दो। ठीक है, ये करना है। तो कैसे करेंगे, एक डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले सोर्स की बात करते हैं। ठीक, सोर्स में क्या था, 100 रिकॉर्ड से पहले। ठीक, इसको हटा देता हूं। इसके बाद क्या हुआ, कुछ चेंजेस हुए। कितने रिकॉर्ड्स में चेंजेस हुए, कोई बता सकता है? भाई 5 नए बने और 5 में अपडेट हो गए। 11, 6 में अपडेट हुआ। 6 में अपडेट हुआ। 6 में अपडेट हुए, 95 से 100। ठीक है, 11। ठीक है, तो 5 नए आए हैं, और 6 95 से 100 में जो कंप्लीटेड हो गए हैं। तो ये 6 नए इन मतलब एक डेटा अपडेट हुए हैं। तो 11 रिकॉर्ड्स अपडेटेड। ठीक है, तो जिसमें से हमें पता है कि 6 अपडेट हुए हैं और 5 इंसर्ट हुए हैं। ठीक, तो जो सोर्स से डेटा आ रहा है, वो जो डेटा फ्रेम हम कैच करेंगे, जो लेके आएगा, तो इसको तो कैच करना इजी है। क्या कहेंगे हम लोग, कह देंगे इसको कि अगर आप चेक भी करना चाहो, हमारा डेटा कहाँ तक आ रखा है, 16:07 और अगर मैं सोर्स पे यही चीज़ क्वेरी करूं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल दिस वेयर आईडी ग्रेटर देन अपडेटेड एट ग्रेटर देन दिस वैल्यू, विच वैल्यू, दिस वैल्यू, क्योंकि इसके हमें पता है कि इससे आगे की रिकॉर्ड्स हैं। तो देखना, वो 11 रिकॉर्ड्स ही दिखाएगा। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और यही सब जो उससे आगे के अपडेट हुए हैं, यही अब अगली बार जो उठाएगा, क्योंकि सिंपली जो इंक्रीमेंटल वाली क्वेरी थी हमारी यहाँ पे, तो ये वाली जब क्वेरी अगली बार चलेगी तो क्या 11 रिकॉर्ड्स उठा के लाएगा। ठीक है, पिछली बार जैसे 5 आया था क्योंकि 5 में ही चेंजेस हुए थे, इस बार 11 में चेंजेस हुए, तो 11 रिकॉर्ड्स उठा के लाएगा। ठीक है, उस डेटा फ्रेम को हम लोग कहेंगे सोर्स डेटा फ्रेम।
SDF, ठीक है, इसको हम लोग कह देते हैं, इस डेटा फ्रेम को ऐसा मैं डेटा फ्रेम जैसा टेबल बना देता हूँ और इसको कह देता हूँ SDF है, S_DF, ठीक। ये आ गया हमारा सोर्स डेटा फ्रेम। मैंने ये भी कहा है कि अब जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो टारगेट से भी उठा के लाना है, ठीक है, टारगेट से कुछ डेटा फ्रेम मतलब अथेना से उठा के लाना है, अथेना या S3 बकेट को, सेम चीज, ठीक। तो टारगेट में हमें पता है कि सिर्फ 6 ही रिकॉर्ड्स हैं ऐसे जिसमें चेंजेस हुए हैं, ठीक है, वही सिर्फ उठा के लाने हैं। पर हमें ऐसे एक्सप्लिसिटली नहीं बता सकते कि वो 6 रिकॉर्ड्स थे कि 10 रिकॉर्ड्स थे कि 12 रिकॉर्ड्स थे। टारगेट से हम पता नहीं कर सकते कि कितने थे। हम पता कर क्या सकते हैं, क्योंकि भाई ऐसे तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, गिनती थोड़ा कोई करेगा कि कितने रिकॉर्ड्स थे। हम पता ये कर सकते हैं कि कौन सा पार्टीशन में चेंजेस हुए थे, समझे, कौन सी पार्टीशन डेट में हम लोग ये पता कर सकते हैं कि चेंजेस हुए थे। कैसे? हमें सोर्स डेटा फ्रेम में ये पता है कि 11 रिकॉर्ड्स हैं और 11 रिकॉर्ड्स में सब में PT क्रिएटेड एट आएगा, ठीक है। इन 11 रिकॉर्ड्स में क्रिएटेड एट आता है। PT क्रिएटेड एट क्या निकाल के लाता है? सबका डेट। ये बटन दब जाता है, गलती से एक खुल जाता है। तो PT क्रिएटेड एट में सबका डेट आता है। जैसे कोई 2023, क्या लिख रहा हूं मैं, ये 2023 09 का होगा, कोई 09/11 का होगा, और ऐसे करके 11 जरूरी नहीं है, एक 8 का है वैसे, और मतलब, और कोई एक 2024, क्योंकि आज के भी कुछ क्रिएटेड ऐड हुए होंगे, ठीक है, क्योंकि आज के भी जब नए रिकॉर्ड्स उठा के लाएगा हमारे वर्कबेंच में, तो देखो क्रिएटेड ऐड में आज की तारीख 3 तारीख 10 और 2024, तो इसका भी पार्टीशन बनेगा, PT क्रिएटेड बनेगा। तो हमें ये पता है कि अफेक्टेड पार्टीशंस कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अभी हम देख सकते हैं कि PT, इसके आगे ही PT क्रिएटेड ऐड होगा, तो 9 तारीख और सिर्फ 3 तारीख आज का, मतलब अक्टूबर 3, 2024 और 9 सितंबर 2023, यही 2 पार्टीशन है। ये पता कर सकते हैं कि यही 2 पार्टीशन है जिसमें चेंजेस अफेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो हम ये पता कर सकते हैं कि कौन कौन से पार्टीशन अफेक्ट हुए हैं, ठीक। 9 दोबारा था कैसे, मतलब हमारे पास ये इंक्रीमेंटल डेटा उठ के आएगा, सोर्स डेटा फ्रेम ऐसा दिखेगा, ठीक है। सोर्स डेटा फ्रेम ऐसा उठेगा जब उठा के लेके आएंगे, ठीक। उसमें क्रिएटेड ऐड होगा और साथ में साथ PT क्रिएटेड ऐड अटैच हो जाएगा, जो PT बताएगा कि आज की तारीख, मतलब क्रिएटेड ऐड के हिसाब से तारीख, ठीक। तो हर एक रिकॉर्ड्स के लिए अपना अपना PT क्रिएटेड ऐड होगा। उससे हम ग्रुप बाय कर लेते हैं, ठीक है, ग्रुप बाय कर लेते हैं और पता कर लेते हैं कि कौन कौन से अलग अलग डिस्टिंक्ट क्रिएटेड ऐड है। पार्टीशन से उठाना है, ये बात कर रहे हैं। हाँ, तो पार्टीशन से हम ये पता करेंगे कौन कौन से डिस्टिंक्ट पार्टीशंस अफेक्ट हुए हैं। 9 और 3 यही 2 तारीख आएंगे जो अफेक्ट हुए हैं, है ना। ठीक है, तो 9 और 3 तारीख से हम ये पता करें, क्योंकि डिस्टिंक्ट निकाल के हम पता कर सकते हैं। हम हालांकि पता है, क्वेरी चला के पता कर सकते हैं, पर अभी वो नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे। मतलब अभी ध्यान में ये वाली बात है कि 9 तारीख और 3 तारीख यही 2 तारीख हैं जिसमें हमारे पार्टीशंस अफेक्ट हुए हैं। तो क्या करूंगा मैं, यही दोनों तारीख के पार्टीशंस मैं टारगेट से उठा लूंगा। मतलब मैं बोलूंगा भाई टारगेट में S3 से जाके कि भाई 9 तारीख, ठीक है, और 3 तारीख वाले पार्टीशंस उठा के लाओ। तो 9 तारीख वाला तो मिल जाएगा, यहाँ फोल्डर है 9 तारीख के लिए, वो वाला उठा के ले जाएगा, पर 3 तारीख के लिए फोल्डर नहीं है क्योंकि अभी तक आया ही नहीं डेटा, ठीक है। तो वो और मैं डालूंगा, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो मत उठाना, जो है उसको उठा लेना, तो वो और मैं डाल दूंगा, ठीक है। उसकी क्वेरी लिखेंगे अच्छे से। तो मैंने क्या कहा टारगेट को, कि टारगेट से जो भी पार्टीशंस अफेक्ट हुए हैं, ठीक है, उसको उठा देना है, पिकअप कर लेना है, ठीक। तो अब ये बता सकता है कि कितने रिकॉर्ड्स पिकअप होंगे फिर? 6। कौन है 6 कहने वाला? सॉरी 100, मतलब उस पार्टीशन में जितना होगा, जितने उस पर्टिकुलर डेट के होंगे तो रिकॉर्ड बैच होंगे। मतलब एक तो मैंने बोला, एक मैं बता भी देता हूँ यहाँ पे कि कौन कौन से डेट होंगे। एक 2023 का 9 सितंबर वाला, और एक आज की तारीख का 2024 का 10वां महीना, और
3 तारीख वाला, ठीक है। ये दोनों पार्टीशन उठेंगे, ये वाला डेट का तो है ही नहीं, तो ये इसका कुछ उठेगा ही नहीं। पर इस तारीख में जितने भी रिकॉर्ड्स थे वो सारे उठेंगे। 6 में तो सिर्फ चेंजेस हुए हैं, पर जितने भी होंगे इसमें वो सारे उठेंगे। तो एक बार देख लेते हैं भाई 9 तारीख में कितने रिकॉर्ड्स थे, ठीक है। देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? तो यहाँ पे कर देते हैं सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम दिस टेबल वेयर अपडेटेड एट इक्वल टू तारीख। पर यहाँ पे डेट भी डालना पड़ेगा क्योंकि ये अपडेटेड एट क्या है हमारा, टाइम स्टैम्प है। तो इसका सिर्फ डेट निकालना है हमें। डेट जो है 9 तारीख का है, 9 सितंबर 2023 0909। अश्विन, मैं एक दिमाग में बात आ रही थी, बस बोलो। मान लो हम उठा ही रहे हैं डेटा फ्रेम को, वो हमारे लिए एक तरह से एक्स्ट्रा काम है। मैं कह रहा हूँ कि अच्छा ये हाँ एक दिक्कत आएगी इसमें। नहीं, दिक्कत भी क्यों आएगी? मैं कह रहा हूँ मान लो हमें एक दिन का डेटा पूरा ही उठा रहे हैं, हम उसको ओवरराइड मोड में लोड ही करवा। हेलो संदीप की गायब हो गई क्या आवाज? हेलो यस। हाँ एक बार फिर से रिपीट करना क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ कि मान लो हमें डेटा 9 तारीख का है, हमें पता है कि 9 तारीख में डेट अपडेटेड है। अब हमारा भी इस समय हम प्रोसेस कर रहे हैं जो आप बता रहे हो कि हम डेटा पहले उठाएंगे डेटा फ्रेम मतलब टेबल से, उसके बाद हम चेक करेंगे कि अपडेटेड डेट क्या है, फिर वहां से डेटा फ्रेम से डेटा उठाएंगे, उसके बाद हम उस चीज को अपडेट करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि हमें पता है कि 9 तारीख हमें डेटा से पहले पता चल गया कि 9 तारीख का डेटा हमारा अपडेट हुआ है, हम सारा 9 तारीख का डेटा उठाएंगे, उसे ओवरराइड मोड में अपडेट कर देंगे सीधे, हमारा डेटा फिर भी ठीक हो जाएगा। तो सारा उठाएंगे ना, है ना, सारा तो उठाएंगे। और तो मान लो 9 करोड़ के रिकॉर्ड हैं तो सारा उठाओगे। तो वो तो हमें उससे भी उठाना पड़ रहा है। अगर हम ETL पाइपलाइन में S3 से उठा रहे हैं तो लोड तो हम वो भी करवा रहे हैं ना, वो भी सारा ही उठेगा 9 तारीख। नहीं तो DF में ही तो है ना संदीप, खाली उसको चेंज थोड़ी करेंगे वहां पे, उस पार्क के अंदर ही रहेगा ना। इस पार्क के अंदर रहेगा। देखो बेसिकली तुम्हें पता है कि 9 और 3 तारीख को होगा। जब ETL ऑटोमेटेड वे में चलेगा क्या तुम्हें नहीं पता होगा, ठीक है, तुम नहीं बैठने वाले हो। सिक्वल को पता होगा ना, सिक्वल आराम से क्रेडिट निकाल सकता है, जो हम स्पार्क में निकाल सकते हैं वो हम उससे निकाल सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि तुम ये कह रहे हो कि जो 9 तारीख वाला पार्टीशन है उसी को पूरा ओवरराइट कर दो, पूरा ओवरराइट कर दो। हाँ, कि डेटा तो मेरा वही उठ के आएगा 9 तारीख वाला और आज का वाला, तो ओवरराइट जब जाएगा तो वो पूरा ही उसको ओवरराइट करेगा 9 तारीख वाले डेटा को, वो जो उठाने की जरूरत नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ बस। हाँ ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। पर वही बात आ जाती है ना, हो सकता है पर हमें तो सिर्फ वो डेटा देखने हैं जो चेंजेस हुए। तुम तो वो डेटा भी उठा के ला रहे हो सोर्स से, ठीक है, वो डेटा भी सोर्स से उठा के ला रहे हो जो चेंज नहीं हुए, पर तब भी क्योंकि पार्टीशन में थे इसलिए आ गए। मुझे इसका बस एक ड्रॉबैक दिख रहा है कि हमारा जो सोर्स है ना, मान लो वो एक प्रोडक्शन सर्वर है, उसमें लोड आएगा डेटा उठाने के लिए। उसके अलावा तो मैं सोच रहा था कि ठीक ही था है। मतलब हाँ तरीका तो सही है, एक तरीका है वन ऑफ द, बस हाँ क्योंकि ये अच्छा तरीका नहीं है क्योंकि वो भी थम जाएंगे। हाँ तो ये तरीका अच्छा नहीं है। बाकी हाँ एक अच्छा तरीका ये भी है कि ओवरराइट कर देते हैं डायरेक्ट, उस पूरी पार्टीशन पे ओवरराइट हो जाएगा। जो पुराने रहेंगे वो पुराने के पुराने जैसे चले जाएंगे और जो नए अपडेट होंगे वो नए अपडेट हो जाएंगे। ठीक, वेरी गुड, कुछ तो दिमाग लगा रहे कोई। अच्छा ठीक, ये था ना हमारा सोर्स डेटा फ्रेम जो उठ के आएगा अगली बार 11 रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो ये उठ के आएंगे। मुझे क्या चाहिए कि एक काम बताओ, अपने ओरिजिनल टेबल पे वो सारे रिकॉर्ड्स बताओ जो 9 तारीख के हैं। तो इसमें तो PT क्रिएटेड एट है नहीं, तो क्रिएटेड एट तो है, उसका निकाल सकते हैं, उस पर 9 तारीख वाली। ये अपडेट तो अपडेट वाले बताते हैं भाई, उसका अपडेट तो हमेशा चेंज होता रहता है, पर ओरिजिनली टेबल 9 तारीख को कब क्रिएट हुए थे ये देखना है हमें। तो हमें क्रिएटेड एट पे डालना है, ये अपडेटेड एट पे नहीं, इसलिए वो खाली आ रहा था। समझ में आई ये चीज कि नहीं, कि अपडेटेड एट पे क्यों गलती से कर दिया, क्रिएटेड एट करना चाहिए था, क्योंकि मुझे वो रिकॉर्ड्स देखने जो 9 तारीख को क्रिएट हुए थे, क्योंकि वही उठ के आएंगे टारगेट से। तो संदीप क्या था 6 उठेंगे, पर 6 नहीं, कतई बर्बाद बेइज्जती करवा दी मेरी है। डेट ऑफ क्रिएटेड एट इक्वल टू 2023 0909, सब सही तो लग रहा है। ओह 40 है यार, कतई बेइज्जती होगी मेरी। ठीक है 40 है, मतलब टारगेट से कितने डेटा उठ के आएंगे 100 में से? 40। ठीक है,
तो टारगेट डेटा फ्रेम जो हमारा बन के आएगा वो 40 रिकॉर्ड्स का होगा। अब टारगेट को भी नहीं पता कि इसमें से कौन से 6 रिकॉर्ड्स हैं जो चेंज हो रहे हैं, उसको हम देखेंगे, उसका लॉजिक बनाएंगे भाई क्या है। तो टारगेट से जो 40 रिकॉर्ड्स उठ के आएंगे, सोर्स में तो हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स हैं, 11 रिकॉर्ड्स, और यही 11 रिकॉर्ड्स में से 6 रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो 40 में से अपडेट होंगे, है ना, और बाकी 5 तो इंसर्ट होंगे नीचे जाके। ठीक है, टारगेट डेटा फ्रेम आ गया, सोर्स डेटा फ्रेम आ गया, मतलब इसको कहेंगे हम लोग TDF, और ये हमारा SDF है। ठीक, अब क्या किया जाए कि इसमें से और इसमें से ऐसे कैसे पता किया जाए कि सेम रिकॉर्ड्स कौन कौन से थे जो ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है, किस बेसिस पे। इस 11 रिकॉर्ड्स में से जो 6 रिकॉर्ड्स अपडेट हुए हैं जो पुराने यहाँ पे प्रेजेंट थे, ठीक है, किस बेसिस को ढूंढा जाए कि वो दोनों सेम थे। 40 में से कुछ होगा, इनर जॉइन लगा देंगे ना पहले वाले से दूसरे वाले को, ऑन द बेसिस ऑफ मेन आईडी, वही आईडी के हिसाब से इन दोनों को ज्वाइन किया जाएगा। ठीक है, जैसे ये है, इसको और इसका ज्वाइन कर देंगे हम, इनर ज्वाइन या जो भी है। ठीक है, उससे क्या होगा, जो इसकी आईडी होगी और जो इसमें ऑलरेडी अपडेट होकर रिकॉर्ड्स होंगे उसकी आईडी ज्वाइन हो जाएंगी, तो उसका ज्वाइन का हेल्प लेके हम लोग डेटा को अपडेट करेंगे। ठीक है, तो ज्वाइन कर सकते हैं, पर हम यहाँ पे इनर ज्वाइन नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट ज्वाइन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग करेंगे लेफ्ट ज्वाइन। ठीक, लेफ्ट ज्वाइन के लिए मैं बता देता हूँ, लेफ्ट टेबल हमारी इसके लिए सोर्स नहीं टारगेट डेटा फ्रेम होगी। ठीक है, टारगेट डेटा फ्रेम अगर हमें अपडेट करना है तब हम लेफ्ट ज्वाइन करेंगे, अगर हमें पता लगाना है कि मान लो कौन कौन से डेटा फ्रेम है तब तो हम इनर ज्वाइन करेंगे, कौन कौन से रिकॉर्ड्स अपडेट हुए हैं वही ज्वाइन करा के तो इनर ज्वाइन कर सकते हैं, पर अभी हम लोग अपसर्ट करने वाले हैं इसलिए लेफ्ट ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट ज्वाइन देखना कैसे हो रहा है ये वाली चीज। तो टारगेट डेटा फ्रेम जो हमारा डेस्टिनेशन है ये हमारा लेफ्ट की तरह काम करेगा, और सोर्स डेटा फ्रेम जो हमारा सोर्स है वो हमारा जो नया इंक्रीमेंटल डेटा उठ के है वो हमारा क्या काम करेगा, राइट टेबल की तरह। ठीक, तो हम क्या करने वाले हैं, लेफ्ट ज्वाइन करें। जब इसके साथ ये लेफ्ट ज्वाइन होगा तो किस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, कोई बता पाएगा? ये टारगेट जो 40 रिकॉर्ड्स का है ये बड़ा है थोड़ा, ठीक, और लेफ्ट ज्वाइन होगा तो सोर्स थोड़ा छोटा है तो ये राइट में जैसे ज्वाइन हो जाएगा, क्लिक हो जा रहा है, हाँ ठीक है। तो ये टारगेट डेटा फ्रेम 40 रिकॉर्ड्स के हैं ना, इसके पास टोटल 40 रिकॉर्ड्स हैं इसके पास, यहाँ पे इसके पास 11 रिकॉर्ड्स होंगे कि कितने होंगे, ज्वाइन हुआ है? अच्छा, ज्वाइन में तो 6 आएंगे, सिर्फ 6 ही होंगे ना, 11 क्यों नहीं होंगे, बाकी 5 क्यों नहीं होंगे? नहीं होंगे क्योंकि वो तो अलग आईडी से हैं, क्योंकि 105 से 101 से अलग आईडी, तो वो ज्वाइन हो ही नहीं पाएंगे, टारगेट में वो है ही नहीं 3 तारीख वाले, क्योंकि वो 3 तारीख के बिलोंग करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा ना ये क्यों नहीं होंगे? तो नहीं आएगा तो भाई पूछ लेना तुरंत, बिना इसके आगे जाना नहीं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भैया पूछेगा तो बोलना नहीं कि अश्विनी कैसे होता है। तो 6 ये 6 ही ज्वाइन हो पाएंगे लेफ्ट ज्वाइन, और बाकी जो 40 में से ज्वाइन नहीं हो पाएंगे इसकी जगह पे यहाँ पे क्या क्या आएगा, जो मेन टेबल का डेटा है वो। अरे ये ज्वाइन हो गया, ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन कैसे होता बताओ यार? लेफ्ट ज्वाइन होता तो ऐसे थोड़ा टेबल दिखती तो पूरी टेबल है अच्छे से, पूरी ऐसे नल आता है ना सब रिकॉर्ड्स में जो भी, क्योंकि आईडी इसकी भी आईडी होगी और इसका भी स्टेटस आईडी होगा। ठीक है, तो सब में नल 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 ऊपर में जो भी मैच नहीं हो पाए उसमें नल वैल्यूज आ जाएंगी सब में। ठीक है, आईडी सब में, और जो मैच हो पाएंगे तो जो ज्वाइन हो गया, जैसे आईडी जो मैच हो, जैसे 95 to 100 तक, ये भी बोल देते हैं 95 to 100 तक। ठीक, ये ऐसे करके ज्वाइन हो गया, तो हमने टेबल को ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे अच्छे से दिखना, सबसे बढ़िया क्वेरी लिखने जा रहा हूँ, अपसर्ट क्वेरी। अच्छा, यहाँ पे ज्वाइन करेंगे किस कंडीशन पे, उसको हम लोग मर्ज कंडीशन कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ आईडी, जो संदीप ने बताया था मर्ज कंडीशन। जो टारगेट का डेटा फ्रेम है उसका t.id
इक्वल टू s.id, ये हमारा मर्ज कंडीशन है। ठीक, तो अब मैं लिखने जा रहा हूँ अपसर्ट क्वेरी। अच्छा, अपसर्ट क्वेरी लिखने से पहले मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि आउटपुट डेटा फ्रेम हमें कैसा चाहिए, फाइनल डेटा फ्रेम जो लोड होना चाहता हूँ। ठीक है, अब देखो 40 रिकॉर्ड्स उठ गए थे टारगेट से। अब यही मान लो 40 रिकॉर्ड जो पुराने थे, जो चेंजेस नहीं वो भी आ रखे हैं, और जो चेंज होके जाएंगे वो भी रहेंगे। ठीक है, अब ये जब जाएंगे तो मुझे क्या करना है, एक टाइप से ओवरराइट करना है ना, क्योंकि जो 40 थे वो उस पर भी डेटा ओवर, वरना 40 वही वापस आ गया तो डुप्लीकेसी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं क्या करूंगा, पार्टीशन ओवरराइट डायनेमिक। ठीक है, इसको कहते हैं पार्टीशन ओवरराइट डायनेमिक, इसका एक टर्म होता है, लेट मी कंफर्म क्या कहते हैं उसको, पीओडी, पार्टीशन ओवरराइट मोड। हाँ, पार्टीशन ओवरराइट मोड, एक मोड डालेंगे हम लोग, जहाँ ऑप्शन डालते हैं ना स्पार्क डॉट राइट मोड, ये सब चीज, उसमें एक होता है पार्टीशन ओवरराइट मोड ऑप्शन में, तो वो हम डायनेमिक रखेंगे। मतलब जो जो भी उठ रहे हैं डायनेमिकली पार्टीशंस, उसको लोड करते समय ओवरराइट कर दें। ठीक है, तो एक बार आउटपुट में दिखा देता हूं, आपको अच्छे से समझ आ गया कि आउटपुट चाहिए क्या हमें। तो मैं एक बार यहीं पे थोड़ा सा एक, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं आउटपुट डेटा फ्रेम या फाइनल डेटा फ्रेम जो अब लोड होने वाला है, ओवरराइट होने वाला है, तो वो कैसे दिखेगा हमारा। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज अफेक्ट नहीं हुए थे रिकॉर्ड्स, क्योंकि हमें पता है 40 रिकॉर्ड्स थे इसमें, 40 में से 6 रिकॉर्ड्स अपडेट हुए थे, बाकी के कौन से अपडेट नहीं हुए, बात कर रहा हूँ मैं। टारगेट डेटा फ्रेम में 40 रिकॉर्ड्स हैं, जो अपडेट होने वाले हैं वो भी हैं, जो अपडेट नहीं होने वाले वो भी हैं। ठीक है, एक बार टारगेट भी दिखा देता हूँ कैसे दिखेगा। टारगेट में क्या हम उठा रहे हैं अपने यहाँ सोर्स से, सॉरी डेस्टिनेशन कहाँ गया हमारा ये, टारगेट में सिर्फ वही उठेगा जो 9 तारीख का है ना, तो यहाँ पे काउंट स्टार था, इसको मैं स्टार ही कर देता हूँ, 9 तारीख वाले सारे उठेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मतलब 61 से 100 तक पूरे उठेंगे, कि ये सारे क्रिएटेड ऐड थे 9 तारीख पे। ठीक है, तो 61 से 94 तक तो कोई चेंजेस नहीं है, सब 95 से 100 तक है। ठीक है, तो वही कह रहा हूं मैं यहाँ पे जो हमारा आउटपुट डेटा फ्रेम निकला, क्योंकि उसमें कोई चेंजेस करने नहीं है, जैसे थे वैसे ही रहने दो उसको, कि 61 से 94 तक जैसे थे पुराने रिकॉर्ड्स, पुराने वैसे ही रहें। ठीक, 95 से 100 वाले जो रिकॉर्ड्स हैं वो नए होने चाहिए, जिसमें स्टेटस आईडी कंप्लीटेड आना चाहिए। यही हमें टारगेट डेटा फ्रेम चाहिए पूरा, मतलब फाइनल डेटा फ्रेम, सॉरी बाद के वो भी तो चाहिए। कौन से, सॉरी मतलब जो हाँ अभी खाली, हाँ वो भी तो चाहिए फाइनल डेटा फ्रेम, तो वो 6 हाँ जो ऐड करे वो भी तो चाहिए, तो नए फाइल में जाएंगे ना। हाँ मतलब, लेकिन तभी डेटा फ्रेम तो वही रहेगा। अच्छा, हाँ, फाइनल डेटा फ्रेम तो वही रहेगा, वो अलग पार्टीशन में चले जाएंगे अपने 3 तारीख के, पर डेटा फ्रेम तो वही रहेगा। तो ये नए अपडेट वाले जो हो गए इसमें, और 101 वाले नए इंसर्ट वाले, 101 से 105 वाले भी चाहिए। ठीक है, तो ये फाइनल डेटा फ्रेम हमारा तैयार, हमें आउटपुट ऐसा चाहिए। ठीक है, आउटपुट यहाँ में आ गया कैसे, 61 से 94 वाले जो पुराने होने चाहिए, 95 से 100 जो अपडेट हुए जिसमें कंप्लीटेड वो होने चाहिए, और साथ के साथ 101 से 105 तक का जो डेटा है वो नए इंसर्टेड वाले वो भी होने चाहिए। ये हमारा फाइनल डेटा फ्रेम होना चाहिए। इसको हम डाल देंगे जब डेस्टिनेशन में, तब हम कह देंगे कि हाँ भाई हमारा अच्छे से अपसर्ट हो गया है। ठीक, अब यहाँ पे भयंकर मैं अपसर्ट क्वेरी लिखने जा रहा हूं, तो ध्यान देने वाली बात है। देखो क्या कर रहा हूं मैं, सेलेक्ट, इस पे क्वेरी चलाऊंगा थोड़ा बहुत, इसको पहले बनाऊंगा, देन उसके बाद t.star, मतलब टारगेट का, ये टारगेट डेटा फ्रेम के सारे कॉलम सेलेक्ट करो। ठीक है, ये टारगेट डेटा फ्रेम है यहां से यहां तक का है ना, इसके सारे कॉलम्स, मतलब मैं इन सब कॉलम्स की बात कर रहा हूं सिर्फ। ठीक, सेलेक्ट t.star कॉमा फ्रॉम, कॉमा नहीं देखना, क्योंकि ये टारगेट डेटा फ्रेम से है तो TDF,
अच्छा, डेटा फ्रेम पे क्वेरी नहीं चाहते, इस पे हम एक टेम्परेरी व्यू बना देंगे, ठीक है, तब उस पर क्वेरी चलती है। तो अभी TDF ही लिखते हैं समझने के लिए, जिसको एक शॉर्ट अब्रिविएशन T दे दिया, तभी T डॉट, ठीक है, इसको T एलियास दे दिया एक। लेफ्ट ज्वाइन SDF सोर्स डेटा फ्रेम, S इसका अब्रिविएशन दे दिया, ऑन द बेसिस ऑफ T डॉट ID S डॉट ID, T डॉट ID इक्वल टू S डॉट ID, ठीक। तो ऐसे इसने जो ऐसे बना लिया इसने, मतलब बनाया नहीं, उस पर से हम T स्टार निकाले तो सिर्फ यही निकाल रहा, यही वाले निकल रहे हैं अभी कॉलम। वेयर, अभी और भी लिखना है इसके आगे, वेयर S डॉट ID इज नल। समझ में आया ये क्या, किस इस टेबल में से बताओ कितना पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं, ये क्वेरी में 61 से 94 या 92 तो भी मतलब, अच्छा यहाँ पे 94 होगा ना, इससे मतलब जो डेटा में अपडेट नहीं करना। हाँ, ठीक है। तो हम लोग निकाल रहे हैं, मतलब मैंने बात की है इसमें SID नल है, मतलब यहाँ ऊपर की बात हो रही है सिर्फ। अगर मैं डॉटेड लाइन से दिखाऊं, कलर चेंज कर लेता हूं, ये हालांकि ये भी पूरा आएगा नहीं क्योंकि सिर्फ T डॉट स्टार ही निकाल रहा हूं, तो एक्चुअली में ये ठीक है, क्योंकि T डॉट स्टार वाली कॉलम सेलेक्ट किए हैं, इसके कॉलम सेलेक्ट करते तो नल नल भी आ जाता साथ में, तो सिर्फ T डॉट स्टार किए तो सिर्फ यही वाले कॉलम सेलेक्ट होंगे, सिर्फ यही चीज सेलेक्ट हो, ठीक। तो पहला पार्ट हो गया है, ये वाला पार्ट 61 से 94 वाला, ये वाला पार्ट ऊपर का बन गया। सेकंड पार्ट बनाने जा रहा हूं, यूनियन, कलर चेंज, यूनियन ऑल सेलेक्ट स्टार सब कुछ फ्रॉम सोर्स के डेटा फ्रेम से, बन गया आपका असट। ये चलाओगे आपके पास ये प्रेजेंट रहेगा। समझ में आया? हाँ। मतलब क्या किया, यहां तक का तो उठा लिया, यहां तक का इज नल, क्योंकि नल था सिर्फ टारगेट वाले टेबल उठाओ, तो 61 से 94 वाला उठ गया। हमें क्या चाहिए अब, 95 से 100 वाले जो अपडेटेड होने वाले हैं, और 101 से नए 105 तक, यही तो हमारा सोर्स डेटा फ्रेम है। 95 से 105 तक जो नए 11 रिकॉर्ड्स आए थे SDF, ठीक है, वही तो हैं। 6 जो अपडेट हो चुके हैं और 5 जो इंसर्ट हो चुके हैं। तो जो पुराने अपडेट नहीं हुए थे उसको छोड़कर हमने पूरा डेटा फ्रेम ही सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सोर्स डेटा फ्रेम। यही है 95 से 100 तक, पूरा 105 तक, ठीक है। ये क्वेरी समझ में आ गई कैसे अटैच हो गया, यूनियन हो गया। भाई इसे करने का तो मेरे पास 100 तरीके हैं। तरीके तो 100 हैं, लेकिन एक ठीक है, समझ में, ये तो समझ आ गया। तो एक तरीका है, बताया है पार्के फाइल को कैसे किया जाता है, और इफेक्टिवली, मतलब कि ना सारे को उठाए हुए, मतलब जैसे संदीप ने बताया था वो भी कर सकते हैं, पर हमने सिर्फ वही उठाया जो हमें जरूरत है, ठीक है। ये समझ में आ गया विनायक, इटावा एंड अरुण? अरुण? हाँ, ठीक है, यूनियन किया यहाँ पे सिंपली सोर्स डेटा फ्रेम से, और ये जो ऊपर का हिस्सा हमने उठाया तो उठा लिया। तो ऊपर में चेंजेस नहीं थे इसलिए उसको उठा लिया, एंड देन जो चेंजेस थे उसको सोर्स डेटा फ्रेम से अटैच करवा दिया नीचे, और सोर्स डेटा फ्रेम में क्योंकि सारे रिकॉर्ड्स थे तो वो सारे लिया, ठीक है। यही फाइनल डेटा फ्रेम हमारा, इसको ला देंगे हम फाइनल डेटा फ्रेम में, और इसी को ओवरराइट कर देंगे हम अपने डेस्टिनेशन में, तो काम बन गया। एक बार सोर्स डेटा फ्रेम दिखाना कैसे बनाया था। सोर्स डेटा फ्रेम में क्या थे, 11 रिकॉर्ड्स थे। मैं एक बार यही भी दिखा दूं, सोर्स डेटा फ्रेम इसमें मतलब बनाया किस क्वेरी से था वो दिखा दो। अब डेट्स बता दिया था। कम बोला, अगर मोटे वहीं आके मारूंगा। सारे टर्मिनल मेरा सोर्स डेटा फ्रेम ऐसे बना था, ठीक है। 95 से 100 तक जो अपडेटेड हो चुके हैं कंप्लीटेड वैल्यू के साथ, और 101 से 105 तक नए रिकॉर्ड्स। यही सेम चीज यहाँ पे अटैच हो गई नीचे, ठीक है। यहाँ पे
5 से 105। ठीक, तो ये फाइनल डेटा फ्रेम नॉर्मली इसको ओवरराइट करके हम डाल देंगे, वो हमें आता है कैसे करते हैं। ठीक है, इसमें हम एक चीज़ ओवरराइट करते समय एक और चीज़ यूज़ करेंगे जो कहते हैं डॉट ऑप्शन में पार्टीशन ओवरराइट, क्या राइटिंग है, ओवरराइट मोड डायनेमिक, तो ये भी ऐड करेंगे हम अपने वो डालते समय, क्योंकि पार्टीशन ओवरराइट डायनेमिकली। भाई इधर आपके टच पैड पे चीटा चल रहा है क्या भाई? क्या आपके टच पैड पे चीटा चल गया? क्या स्पीड है भाई, क्या। चलो ठीक है, लॉजिक समझ में आके कैसे करना है, वही लॉजिक को इम्प्लीमेंट करते हैं कोडिंग में, जल्दी से अब हो जाएगा, कोई ज़्यादा झंझट वाली बात नहीं होगी अब। ओके, तो मैं यहाँ पे एक नया फाइल बनाता हूँ, upsert2s3.py। ठीक है, अभी ओरिजिनल वाला कोड जो था पहले हमारा, वही पूरा कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। चेंजेस क्या होंगे यहाँ पे, चेंजेस जो होंगे वो होगा पहले क्वेरी में वर्ड रैप, जो क्वेरी है यहाँ पे मैं लिख दूंगा वेयर अपडेटेड एट ग्रेटर देन जो तारीख हमने कॉपी कर रखी, यहाँ तक का डेटा जिस में अपडेटेड है उसके आगे का उठाओ, उसके आगे का उठाएगा तो कितने रिकॉर्ड्स आएंगे, जो यहाँ पे हैं, जो यही क्वेरी इस पे चलेगी MySQL पे, तो ये वाली क्वेरी ऊपर चलाई, कितने आएंगे 95 से 105 तक। ठीक है, ये 11 रिकॉर्ड्स नए आएंगे। इसको हार्ड कोड करने से अच्छा मैक्स नहीं लिखना चाहिए? अब इसके लिए मैक्स कितना होगा बताओ, क्योंकि ये अपडेट हो चुका है, क्योंकि अब तो अपडेट हो चुका है ना, मैक्स में 1630 क्योंकि सोर्स पे तो अपडेट होता जाता है, अपडेटेड एट वो तो चेंज होता रहेगा हमेशा। ठीक है, अगर हम यही हार्ड कोड की जगह पे हम मैक्स निकाल देंगे तो उस समय का मैक्स निकाल के लेगा जिस समय एक्सट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, मान लो इसी समय निकाल के आता, उस समय तो 1638 हो गया, पर हमें तो निकाल के लाना था 16:07 से, क्योंकि डेस्टिनेशन में तो 16:07 तक प्रेजेंट है, हमें पता है यहाँ पे 16:07 तक प्रेजेंट है, तो उसके आगे कहीं तो चाहिए, इसलिए उस वैल्यू को कहीं अलग से जाके सेव करके रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि उसके आगे का ही उठे, और सोर्स पे अगर वही करी चला देंगे मैक्स पे तो भाई अपडेटेड जो उस समय का अपडेटेड एट होगा उस पर चल जाएगा। क्लियर है डाउट विनायक? तो ये हो गया, अब 11 रिकॉर्ड्स आएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे upsert2s3 में कुछ चेंजेस किए थे मैंने, df.show df.count persist count। अच्छा, इसी को मैं प्रिंट कर देता हूँ, मुझे प्रिंट भी मुझे काउंट भी पता चलता रहे सबका कि कितना कितना आ रहा है। ये प्रिंट बताएगा एक्सट्रैक्टेड का कि कितना उसने एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, ट्रांसफॉर्म भी उतना ही काउंट होगा क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में तो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। अब मैं यहाँ पे लोडिंग में पुराना वाला हटा के नया जो करने जा रहा हूँ वो देखने वाली चीज़ है, तो मैं रेफरेंस के लिए खोल लिया हूँ यहाँ पे। ठीक, सबसे पहले प्रिंट करने जा रहा हूँ एक्सट्रैक्टिंग टारगेट डेटा फ्रेम फ्रॉम डेस्टिनेशन। ठीक है, सबसे पहले TDF निकालना है, और TDF कैसे निकलता है, वो पार्टीशन जो भी अफेक्ट हुए हैं। हमारे केस में सिर्फ 2 ही पार्टीशन अफेक्ट हुए हैं, 3 तारीख वाला आज की तारीख पे, ये मेरे को अपने आप बता रहा है भाई, एस्केप, थैंक यू। 3 तारीख वाला आज की तारीख मतलब 3 अक्टूबर 2024 और 9 सितंबर 2023, यही 2 तारीख अपसेट मतलब वो अफेक्ट हुए पार्टीशंस, तो यही सब हमें वाले टारगेट से उठा के लाने। तो क्वेरी क्या होगी, क्वेरी जो डेस्टिनेशन पे चलेगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रेनिंग डॉट परचेज डिटेल्स, यही हमारा डेस्टिनेशन पे भी करिए, वेयर, अच्छा इसको टी डाल देता हूँ, वेयर यहाँ पे देखने वाली है टू डेट, यहाँ पे टू डेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डेस्टिनेशन में इसको पता नहीं है कि PT क्रिएटेड ऐसा टाइम स्टैम्प है, सोर्स में पता था कि वो एक ऐसा टाइम स्टैम्प था,
लेकिन डेस्टिनेशन में नहीं पता है कि PT क्रिएटेड ऐसा टाइम स्टैम्प है, तो मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा कि जो PT क्रिएटेड एट कॉलम है जिसकी वैल्यू तारीख होगी 3 तारीख और 9 तारीख से 2023 की, तो वो डेट फॉर्मेट में है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू डेट एक एसक्यूएल फंक्शन है, इसलिए वो रीड कर लेगा क्योंकि हम हाइव क्वेरी यूज कर रहे हैं। ये हाइव एक एसक्यूएल क्वेरी होती है। टू डेट जिसमें से टी डॉट का जो PT क्रिएटेड एट है वो कौन से फॉर्मेट में है, टू डेट में कौन से फॉर्मेट में, YYY ईयर DD इस फॉर्मेट में है। और क्या लिखते हैं, तारीख, यहाँ पे तारीख लिखने जा रहा हूँ 2023/09/09। ठीक भाई, ठीक है। एक और पार्टीशन इफेक्ट हुआ है 3 तारीख आज का भी, तो वही सेम चीज मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा। मैं कंफर्म कर लूँ जो मैं लिख रहा हूँ सही है। और आज की तारीख है 24/0/10/03। ठीक है। जो भी इस पे पार्टीशन इफेक्ट हुए हैं वो डेटा निकाल के ले आना। ठीक, तो एक्सट्रैक्टिंग टारगेट डेटा फ्रेम, तो TDF इक्वल टू spark.sql पे, spark.sql अपने AWS के डेटा कैटलॉग पे चलाता है हमेशा, और यहाँ पे क्वेरी। ठीक, TDF उससे निकल के आ जाएगा। ओके, ये हो गया। भाई एक बार ये सुनो। हाँ, हमने टू डेट को कन्वर्ट तो कर दिया है। वेयर टू डेट क्रिएटेड। भाई टू डेट है, मेरे को इधर 2 वो लग रहे हैं, क्या बोलते हैं इनको यार, बोलो जल्दी बोलो। ब्रैकेट्स। हाँ, ब्रैकेट खत्म तो एक ही हुआ मुझे लगे। हाँ, ये भी है, सही बात है एकदम। भाई ये DD के बाद में ब्रैकेट बंद होगा मेरे हिसाब से। हाँ सही है। यहाँ बंद नहीं किया ना मैंने, यहाँ भी कर देता हूँ। अब ठीक है, तो इसमें जो मिलेंगे वो मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे। ठीक है, इससे 9 तारीख और 3 मतलब टारगेट डेटा फ्रेम को निकाल देंगे हम ये क्वेरी चला के। टारगेट डेटा फ्रेम आ गया हमारे पास जिसमें 40 रिकॉर्ड्स होंगे, इसलिए इसको हम प्रिंट भी काउंट करा देते हैं। TDF का परसिस्ट करा, हाँ परसिस्ट भी कराना जरूरी है, इसीलिए हम परसिस्ट करा के इसका काउंट निकाल लेंगे। ओके, दिस डन। अब यहाँ पे क्योंकि क्वेरी अब चलाएंगे, जो अपसर्ट क्वेरी होती है वो एक टेबल पे चलती है, पर ये तो डेटा फ्रेम्स हैं, तो SDF.create, ये अपने आप बता रहा है, बहुत बढ़िया, क्रिएट और वैल्यू, और ये TDF बोल रहा है, TDF नहीं है क्योंकि सोर्स डेटा फ्रेम है, इसको मैं SVU कर देता हूँ। ठीक है, अब ये SVU है, टेम्प व्यू हमारा। ठीक, ऐसे ही T अपने आप बता अपने आप। हाँ बढ़िया है। कौन सा एक्सटेंशन है? ये है हमारा अमेजोन का Q। आप यहाँ पे एक्सटेंशन में जाना, अमेजोन Q इंस्टॉल कर लेना, अमेजोन से लॉगिन करवाएगा। ओपन सोर्स है? ओपन सोर्स है एकदम। 2 टाइप आते हैं, एक ओपन सोर्स के लिए और एक बिजनेस के लिए। ओपन सोर्स में बहुत कुछ है, मैं ओपन सोर्स चलाता हूँ, तो बहुत सारा भाई, बहुत इसने बहुत शौक किया है, अपना ऑफिस का काम बहुत हेल्प किया इसमें। उसको पता ही रहता है कि मैं आगे क्या कोड लिखने वाला हूँ, तो वही चीज है भाई। इसको पायलट जैसा है। अबे एलेक्सा से वो कर लेना, फिर बोलता रहिए, वो कोड लिखता रहेगा। कल लिखने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, सोर्स डेटा फ्रेम को मैंने SVU पे और डेटा फ्रेम को TView से बनाया क्योंकि इस पे हम लोग क्वेरी चलाने वाले हैं। क्वेरी चलाने के लिए हम लोग पहले लिख देंगे प्रिंट जनरेटिंग अपसर्ट, वैसे जनरेटिंग तो नहीं है पर ठीक है, अपसर्ट क्वेरी। यहाँ पे हम अपसर्ट क्वेरी बनाने जा रहे हैं, \G N नया के लिए, और क्वेरी जो है वो ये है। सबसे पहली क्वेरी जो ये वाली है, सिंपली सेलेक्ट T.star फ्रॉम टारगेट व्यू T लेफ्ट join SVU S on T.id equal to S.id where SID is none। ये चीज
तो ये लिखने जा रहा हूँ, सेलेक्ट टी डॉट स्टार फ्रॉम टी व्यू, ये अपने आप बताएगा, मुझे ऐसा फील आ रहा है। टी लेफ्ट ज्वाइन एस अंडरस्कोर व्यू एस ऑन टी डॉट, नहीं बता रहे हैं, एस डॉट आई डी, वो एक स्ट्रिंग के अंदर है ना, हमेशा क्लासेस को बताता है, वेयर एस डॉट आई डी इज नल। ठीक, वेयर एस डॉट आई डी, ये पहला था। सुन अपनी स्ट्रिंग के बाहर निकाल ले इस क्वेरी को, वो बताने लग जाएगा। ठीक है, पर मुझे नहीं करना भाई, देखने देना भाई, बाद में पेस्ट कर दियो ना भाई। तो इसको ऐसे करते हैं, उठा के नीचे रख ले, बाद में पेस्ट मार दी। मैं देखता हूँ यू, चल ठीक है, लेट अस ट्राई। क्योंकि उसको ऊपर पता है, पढ़ रहा होगा जनरेटिंग अपसेट करिए, अल्लाह बता तेरी कुछ तो बताया है इसने। ये भी एक तरीका है, ये मैंने पहले भी देखा था इसने, ये भी शायद सही तरीका, पर ठीक है। पर अभी हमें जो भाई सीखा है उस पर करेंगे, बाकी तुम लोग अमेज़न क्यू से खेलते रहना, ठीक है। चलो, वेयर एस आई डी इज नल, इसको एक ब्रैकेट में, हमें पता है इसके आगे यूनियन करना है, यूनियन और यूनियन ऑल में क्या फर्क होता है भाई? ऑल में सारा डेटा उठाता है, यूनियन में उसका डिस्टिंक्ट उठाता है। यूनियन ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, यूनियन ऑल थोड़ा फास्ट होता है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सोर्स डेटा फ्रेम एसवी, क्योंकि उसके पास सारे अपडेटेड और नए रिकॉर्ड्स हैं ही, तो यूनियन कर देना। ठीक है, क्वेरी समझ में आ गई, यही क्वेरी हमें चलानी है। मैं वो कंफर्म कर लेता हूँ, क्वेरी मैंने सब सही लिखा है, यूनियन ऑल। भाई वो बताने लग गया। इसको फाइनल डीएफ करना है बस, और ये क्वेरी चला देना तुम एक बार, फाइनल डीएफ को दिखा भी देना, फाइनल डीएफ डॉट शो 5 रिकॉर्ड्स ओनली, वैसे बस देखने के लिए टीडीएफ डॉट शो कर देता हूँ। टीडीएफ दिखावे, बता। हाँ, बढ़िया, मजा आ रहा है। तो ये भी हो गया, एक बार टारगेट डेटा फ्रेम देख लिया, एक एक्सट्रैक्ट वाला भी देख लेते हैं। ठीक, ओके, यहाँ पे फाइनल दे रखा है मैंने, तो फाइनल को ये वाला जो चीज़ है यहाँ मुझे बताना पड़ेगा कि एसडीएफ है वो। ठीक है, ये फाइनल तो पूरा ट्रांसफॉर्म होके आया, जो सोर्स डेटा फ्रेम है उसी को, अब ये सोर्स डेटा फ्रेम एसडीएफ में आ गया, तो एसडीएफ अब यहाँ यूज़ हो रहा है, और फाइनल डेटा फ्रेम ओवरराइट होके ये बनता है जो भी आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये होने के बाद हम लोग इसका भी काउंट निकाल देते हैं। प्रिंट फाइनल, हाँ तू ही, पर परसिस्ट नहीं करना इस बार, से मुझे काउंट ही चाहिए, परसिस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया, इसको फाइनल डेटा फ्रेम को अपलोड वो करना है, राइट करना है, फाइनल डीएफ ऐसे ही करना है, पर ऐसे नहीं करेंगे हम लोग, डॉट राइट अलग अलग लाइन में, डॉट फॉर्मेट, अरे भाई चलो ठीक है, पार के फॉर्मेट में सेव करना है, हेडर होना चाहिए पाथ से पाथ 2 में, क्योंकि हमारा वो है मेन टेबल वाला। ठीक, 1 में सिंपल रॉ है डेटा मोड, राइट मोड। अच्छा, यहाँ पे जो मोड है ओवरराइट मोड में ही होना चाहिए, क्योंकि डेटा जो भी अब राइट होने वाला है वो पुराना, क्योंकि पूरा का पूरा वो ओवरराइट होने वाला है, क्या कहते हैं, पार्टीशन ही, इसीलिए ओवरराइट मोड। और साथ के साथ में मुझे वो भी लिखना पड़ेगा पार्टीशन ओवरराइट मोड, कि समझ में आया कि पार्टीशन ओवरराइट मोड हो रहा है, तो इससे मोड से जस्ट पहले लिख देता हूँ, डॉट पार्टीशन नहीं, पार्टीशन ओवरराइट, बता नहीं रहा है, अरे वाह। अच्छा, ओवरराइट स्कीमा भी आ रहा है, पर ओवरराइट स्कीमा बाद में देखेंगे, अभी नहीं। ये कह रहा है कि स्कीमा भी चेंजेस करा दो उसी के दौरान, पर स्कीमा में चेंजेस हो नहीं रहे, इसीलिए हम उसको अभी नहीं देखेंगे, उसको हम डेल्टा में देखेंगे। चलो, पार्टीशन ओवरराइट मोड डायनेमिक में हो,
ठीक है, पार्टीशन बाय पीटी ग्रेटर ऐड से पार्टीशन भी कर देना है और सेव। अब यहाँ पे सेव करेंगे, अच्छा पाथ यहाँ पे है और सेव, क्योंकि ऑलरेडी वो पता है वो टेबल जो है टेबल की तरह है, तो यहाँ पे अब मुझे सेव एज टेबल करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ सिंपली सेव लिखना है यहाँ पे, सेव एज टेबल नहीं सिंपली सेव। इसलिए यहाँ पे सेव पे पाथ की वैल्यू भी दी जाती है जो है हमारा सेव पाथ 2, और यहाँ पे एक बार वैल्यू दे दी तो मुझे यहाँ पे जरूरत नहीं है। चेक कर लेता हूँ, सब सही है, ठीक है। जब एक बार सेव पे यहाँ पे पाथ की वैल्यू दी तो वहाँ पे जरूरत नहीं होती। ऐसा मतलब दोगे तो शायद एरर फेंकेगा, मैंने चेक नहीं किया पर शायद एरर फेंक रहा है। अगर सेव है तो पाथ की वैल्यू यहीं देनी है। पाथ की वैल्यू तब वहाँ देते हैं जब सेव एज टेबल करते हैं ऊपर, ठीक। तो ये हो गया, और नीचे बोल देना है मुझे प्रिंट न्यू डेटा लोडेड, ओके। ठीक ठीक ठीक, सब हो गया। अब क्या काम हो गया हमारा, एक चीज काम बाकी है। नहीं, इंसर्ट करना बाकी है भाई शायद। नहीं इंसर्ट सब पूरा उसने डेटा वेटा डाल दिया, जो भी हमें डालना था, हमारा डेटा फ्रेम जो था वो डाल। यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा इसको कि यहाँ पे नया बन के आ जाएगा कि 3 तारीख आज के लिए एक नया पार्टीशन बन जाएगा। पर हम जब इसको चलाएंगे क्वेरी रीडर को, ठीक है, क्वेरी रीडर को, तो क्या नोटिस करेंगे कि 100 तक ही डेटा आएगा, 105 तक नहीं आएगा, ठीक है। और ये कंप्लीटेड हो जाएगा, लेकिन एक बार करके देखते हैं चीज, क्योंकि एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड है पर मैं अभी ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो चीज पहले समझनी जरूरी है, ठीक है। न्यू डेटा लोडेड कर देता हूँ, बस इतना, यहाँ पे रोक देता हूँ कमांड एस, और चेक भी हो जाएगा कि डेटा सब सही है कि नहीं, मतलब क्वेरी हमने सब सही लिखे है। ओवरराइट मोड में कहीं इसे तो पता नहीं कह रहा कि जो इंसर्ट वाली है उसके लिए हमें सेव एज टेबल करना पड़ेगा। नहीं बताता हूँ, सेव एज टेबल, हाँ मतलब सेव एज टेबल उसको है कि सेव तो कर दिया है, बट अभी हमारे AWS के डेटा कैटलॉग को कुछ चीज़ें नहीं पता है, वो बताऊंगा क्या होता है। पहले सेव कर लेता हूँ इसको मैं अपने बकेट में, अपलोड एड फाइल्स सर्ट टू S3 अपलोड, क्योंकि बस ये कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, पर ठीक है, समझने के लिए मेहनत एक्स्ट्रा जरूर चलेगा। अपसर्ट टू S3 के लिए पहले ये कॉपी करके डाल दूं मैं यहाँ पे, ये फाइल आ चुकी होगी अपसर्ट टू S3 आ चुकी है, एंड स्पार्क सबमिट चला दिया जाए अपसर्ट टू S3। चलो 11 रिकॉर्ड्स नए उठानी चाहिए इसको, अच्छा जब तक चलो चलने दो इसको। एरर, ओके यहाँ पे एरर हो गया, थोड़ा बहुत चेक करना है। ओहो अपडेटेड एट में अंडरस्कोर है, ये स्पेस दे दिया मैंने यहाँ पे। कहाँ गया, अपडेटेड एट में यहाँ अंडरस्कोर है। सेव किया, फिर से जाएंगे बकेट में, अपलोड करेंगे, ऐड फाइल करेंगे, अपसर्ट टू S3 अपलोड क्लोज। अच्छा यही चीज़ मैं डायरेक्ट विम एडिटर से कर देता हूँ क्योंकि एक सिंपल सा छोटा सा एडिट है। तो विम अपसर्ट टू S3, कहाँ चेंजेस है यहाँ पे, तो इंसर्ट मोड में आऊँगा, आई दबा के इंसर्ट मोड पे आ गया। मैं नीचे आऊँगा इस कर्सर को लेके, इस तरफ जाऊँगा, थोड़ा और आ जा, तेज आ, जल्दी आ, टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक। इसको बैक स्पेस अंडरस्कोर, ठीक, इतना ही चेंजेस था। एस्केप से इंसर्ट मोड से बाहर आऊँगा, कॉलन X से क्लोज एंड सेव हो जाएगा, ठीक, सेव हो गया। कंफर्म कर सकते हैं, फिर से ये चला के देखते हैं, हाँ अपडेटेड एड पे ये है, फिर कॉलन Q से बाहर। तो अब मैं चलाता हूँ फिर से इस क्वेरी को, ओके लेट्स सी, जल्दी हो भाई, अभी अपसर्ट मेन करना ही है।
चलो अब सही चल रहा है। अपडेटेड एटम अंडरस्कोर है। डेटा देखो 11 रिकॉर्ड्स लेके आ गया, थोड़ा और ऊपर 11 रिकॉर्ड्स, रॉ डेटा फ्रेम दिखा दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, पीटी क्रिएटेड एट और बाकी जो भी ट्रांसफॉर्मेशन थे। एक्सट्रैक्टिंग टारगेट डेटा फ्रेम डाउन डेस्टिनेशन, 40 रिकॉर्ड उठा के लाएगा टारगेट डेटा फ्रेम, वही 40 यहाँ पे दिखा रहा है। अपसर्ट क्वेरी जनरेट किया, ये फाइनल डेटा फ्रेम दिखा रहा है। फाइनल डेटा फ्रेम जो होगा 45 का होगा, ठीक। और ये बोल रहा है पार्टीशन ओवरराइट मोड नहीं होता है। क्यों नहीं होता भाई? क्योंकि मैंने गलत चीज़ लिखी, मैंने उसका ध्यान दिया अमेजोन वाले का, पर ऐसे नहीं। मैंने क्या बताया था यहाँ पे? मैंने बताया था डॉट ऑप्शन में पार्टीशन ओवरराइट को डायनेमिक करना, और यहाँ पे क्या किया है मैंने? डॉट ऑप्शन तो लिखा ही नहीं है, ऐसे लिख दिया है। डायनेमिक मोड ऐसे लिखना है, ठीक, सही। फिर से सेव करो। इस बार थोड़ा ज़्यादा है इसलिए मैं अपलोड ही कर देता हूँ डायरेक्ट। अपलोड, ऐड फाइल्स, अपसेट टू S3, छोटा मोटा ऐसे एरर आता रहता है यार, यही करना पड़ता है दोबारा। फिर से इसको कॉपी करेंगे, ये वाला कमांड चला के, और फिर से चलाएंगे। क्योंकि इसने लोड किया नहीं था, लोड करने पाया नहीं, इसीलिए मैं दोबारा चला पाता। अगर एक बार लोड कर देता तो उसके लिए मैक्स वैल्यू चेंज हो जाती। चलो जल्दी उठाओ, जल्दी 11 रिकॉर्ड्स उठाओ, जल्दी से उठा दिए इसने। रॉ डेटा फ्रेम, ट्रांसफॉर्म डेटा फ्रेम लोड कर रहा है। अब टारगेट से डेटा फ्रेम निकाल के आ रहा है। 40 रिकॉर्ड्स उठाए इसने, फिर 45 होंगे। क्यों 45 होंगे भाई? क्योंकि 40 पहले से थे, 5 नया है। न्यू डेटा लोडेड एंड लेट अस सी। तो यहाँ पे बता रहा है कि नया डेटा लोड हो गया। अब मैं क्या इशू या कंसर्न दिखा रहा था यहाँ पे? अच्छा, इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। 3 तारीख के लिए भी डेटा आ चुका है। इस पर अगर हम पार्की फाइल देखेंगे खोल के तो 3 तारीख का डेटा दिखेगा। पार्की फाइल को देखा नहीं जा सकता इसलिए दिखेगा नहीं, पर CSV में होता तो देख लेते। तो 3 तारीख का डेटा आ चुका है। अब हम अपने क्वेरी एडिटर में जाएंगे और यहाँ पे रन अगेन करेंगे। 3 तारीख का डेटा आ चुका है, तब भी 105 हुआ नहीं, ये 100 तक ही है। और हम लोग देखेंगे कि 100 तक ये जो कंप्लीटेड 95 से 100 तक का तो कंप्लीट ये सही हो गया है। बट जो 100 के लिए था एक्स्ट्रा, मतलब 105, 101 से 105 वाले रिकॉर्ड्स वो नहीं आए, ठीक है। उसको लाना पड़ेगा भाई, ऐसे तो चलेगा नहीं। क्यों नहीं आए? क्योंकि वो एक्स्ट्रा एक अलग पार्टीशन में ऐड हुआ है। और जब कोई चीज़ एक्स्ट्रा अलग पार्टीशन में ऐड होता है, उसको हमें बताना पड़ता है कि भैया सुनो, एक एक्स्ट्रा पार्टीशन ऐड हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमें अलग क्वेरी लिखनी पड़ेगी। न्यू डेटा लोडेड से पहले क्वेरी इक्वल टू ऑल्टर टेबल ट्रेनिंग डॉट परचेज डिटेल्स। ये डेस्टिनेशन पे चलाऊंगा मैं। परचेज डिटेल्स ऐड इफ नॉट एग्जिस्ट। क्या? पार्टीशन को ऐड कराने के लिए, मतलब AWS के डेटा कैटलॉग को या हाइव को बताने के लिए या अथेना को बताने के लिए कि नए पार्टीशन ऐड हुए हैं, तो उसको भी ऐड करने के लिए मुझे ये ऑल्टर टेबल भी चलानी पड़ेगी तुरंत की तुरंत, ठीक है। ऐड इफ नॉट एग्जिस्ट पार्टीशन, पहला कौन सा पार्टीशन? PT क्रिएटेड एट, जो पहला था 9 तारीख वाला, ठीक है। इसको डालते हैं इक्वल टू 2023, ये क्या कर दिया मैंने, 2023 09/09, ये ठीक है। सब सही लिख रहा है ना? एक बार मैं चेक कर लूँ, ठीक। और दूसरा कुछ भी कॉमन होगा नहीं देना, सिंपली पार्टीशन आगे लिखो, और यहाँ पे मैं लिखूंगा सेम चीज ही, बस डेट चेंज कर दूंगा। आज की तारीख 2024, पार्टीशन की स्पेलिंग भी सही कर लो। 303 पार्टीशन, हाँ TION, ठीक है। यहाँ क्या बोला? ऐड इफ नॉट एग्जिस्ट, अगर पार्टीशन पहले से एग्जिस्ट नहीं करता है तब।
पर 9 तारीख वाला तो एग्जिस्ट करता था, इसीलिए जो भी उस 9 तारीख में डेटा आए अपडेट होके, वो अपडेट होके दिखा रहा है कंप्लीटेड कंप्लीटेड, ठीक है, क्योंकि ये पार्टीशन पहले से एग्जिस्ट करता था, इसलिए इसके अंदर जो भी नया डेटा आए या अपडेट हुए, ठीक है, इसी पार्टीशन के अंदर, तो वो तो दिखा देगा। पर जो भी नए पार्टीशन बने हैं और जो पहले नहीं प्रेजेंट थे, जैसे 3 तारीख वाला, वो हमें अलग से ऑल्टर करके डालना पड़ेगा। तो ऑल्टर टेबल ऐड इफ नॉट एग्जिस्ट, अगर पार्टीशन पहले से एग्जिस्ट नहीं करता है तो इसके लिए तो भाई काम करेगा नहीं, क्योंकि पहले से प्रेजेंट है 9 तारीख वाला, इसलिए। पर हम डाल देते हैं, अगर मान लो, इसलिए हमने इफ नॉट एग्जिस्ट डाला है, और पार्टीशन इस तारीख लिए, आज की तारीख वाला, ठीक है। अश्विन, ये तो अपसर्ट नहीं, हमारे इंसर्ट वाले में भी इशू देगा सेम? इंसर्ट वाले में क्यों इशू नहीं देगा? सॉरी, क्यों इशू देगा? क्योंकि हमने डाला था, देखो 3 तारीख वाला डाला था एक्स्ट्रा, है ना, 3 तारीख के लिए तो डाला तो था हमने ओवरराइट मोड में डाला था, तो हमें दिख गया था। अगर हम उसे सिर्फ राइट मोड में डालते, मान लो नया वाला डेटा डालते, तो उसे तब भी नहीं दिखता इस हिसाब से। तो उसको हम सेव एज टेबल कर देते वैसे। हाँ, ये भी नाइस, ठीक है, सेव एज टेबल, इसको सेव कर देते तो सेव एज टेबल कर। और अगर हमारा ये भी तब भी काम कर जाता है, अगर हम लोग जैसे अपसेट वाली क्वेरी अभी हमने पूरा ही डाल दिया सेव एज पाथ टू करके, अगर हम इसमें ठीक है, हम 2 क्वेरी क्वेरी लिखेंगे, ठीक है, ठीक है, ये हो गया, क्वेरी में आ गया, ऑल्टर टेबल कर लिया हमने। तो वही बताया कि भाई पार्टीशन नया ऐड हुआ है, इसलिए इसको भी ध्यान रखना, नया पार्टीशन, तो ये चलाना पड़ेगा, तब जाके काम होगा। तो इस पर फिर से लिखते हैं स्पार्क, क्योंकि ये कोई डेटा फ्रेम नहीं क्रिएट कर रहा है, इस क्वेरीज को चलानी है, spark.sql क्वेरी चला देना, ठीक। तो प्रिंट सही, एकदम बिल्कुल यही कह रहा हूँ, न्यू डेटा लोडेड, सब सही है, अब हो जाएगा काम, ठीक। पर अभी क्या है कि डेटा आ चुका है हमारे पास, तो मैं एक बार फिर से फ्रेशली जल्दी से एकदम नया करके, तो पहले मैं सोर्स में एकदम पुराना जैसा टेबल था 100 रिकॉर्ड्स वाले, वो कर देता हूँ। कैसे? डिलीट कर देता हूँ, डिलीट हो गया नए रिकॉर्ड्स जो भी थे, एंड पेंडिंग स्टेज में वापस डाल देता हूँ, ठीक। तो एक बार मैं टेबल को फिर से कंफर्म कर लूँ, क्योंकि ओरिजिनल 100 रिकॉर्ड्स हैं, पेंडिंग स्टेज में है सारे, ठीक है। सोर्स पे चेंजेस कर चुका हूँ, इस वही चीज़ डेस्टिनेशन में भी करनी पड़ेगी, तो ओवरराइट मोड पे चलाना पड़ेगा, पुराना जो भी था सब भूल जाओ और नया चलाओ। तो लोड टू S3 जो हमारा फाइल है वो पुराने के लिए था, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लोड टू S3, ओवरराइट मोड में था तो फिर से चलेगा। साथ के साथ इसी समय हम ये भी निकाल देते हैं कि मैक्स क्या था इसके लिए। अब मैक्स क्योंकि चेंज हो गया होगा, तो मैक्स हमें निकालना ज़रूरी है, तो सेलेक्ट इसी पे ही मैक्स ऑफ अपडेटेड एट, बता दो भाई जल्दी से मुझे। अब जैसे 16/7 था ना, अब 17/42 है, तो इसको मैं रख लेता हूँ स्पेयर कोड में इसकी जगह पे, ठीक। और यही चीज़ मैं अब अपसेट में बताऊंगा कि भाई अब जो टेबल उठे 16/7 से नहीं, क्योंकि मैक्स अब ये 17/42 हो गया है, ठीक। सब सही लग रहा है। बाकी तारीख तो आज का ही है, इसलिए 3 तारीख के पार्टीशन में रहेगा। अभी 11-14 हो रहा है रात के, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चल चुका, आई थिंक, लेट मी चेक, सक्सेसफुली लोडेड। एक बार मैं इसको फिर से, यहाँ पे देखो पुराना था तो यहाँ पे कंप्लीटेड स्टेट था, तो पुराना भी कंप्लीटेड है। एंड इफ़ आई विल रन इट अगेन, तो 100 रिकॉर्ड्स तो दिखाएगा ही, और ये पुराने जैसे हो जाएगा एकदम पेंडिंग, ठीक है। ये आ चुका, मतलब सही है हमारा टेबल जो ओरिजिनल था। अभी आ जाओ ऊपर, रन अगेन, 100 रिकॉर्ड दिखा रहा है, पेंडिंग पे ये, ठीक है। अपडेट तो कर लूँ मैं, नया रिकॉर्ड इंसर्ट तो करूँ पहले। अबे इतना तेज मत पक, दोनों चला देने के बाद में ये इसमें है ना, ये वाला चलाना है। हाँ वैसे वो तो उसमें था, चलो ठीक है, मैं चेक नहीं करूँगा, मुझे विश्वास है अब उठेगा बस। देखो 11 उठ गया इस बार, ठीक है, कोई बोलेगा नहीं। डेटा फ्रेम को ला रहा है, 40 लेके आएगा, 40 लेके आया उसने, 45 बना दिया टोटल। 45 बनाने के बाद 45 टोटल लोड कर लेगा। अच्छा, यहाँ देखने वाली बात ये है कि 2 आउट ऑफ 2 पार्टीशंस कह रहा है, क्योंकि ऑलरेडी 2 पार्टीशंस बन चुका था वहाँ पे।
पहले 1 आउट ऑफ 2 कह रहा था ना, मतलब 1 तो ऑलरेडी प्रेजेंट था, एक पार्टीशन 9 तारीख वाला, तो उसको कह रहा था कि एक नहीं बन पाया क्योंकि ऑलरेडी प्रेजेंट है। इस बार दोनों पार्टीशन ऑलरेडी मैंने पहले चला चुका था, ऐड पार्टीशन करके ऑल्टर टेबल चला दिया था इससे जस्ट पहले वाला, तो इसलिए अब दोनों पार्टीशन नहीं बना पाया क्योंकि ऑलरेडी प्रेजेंट है। कोई भी नया पार्टीशन होता तो उसको बोलता कि वो बन गया। ठीक, लेट मी गो टू दिस एंड चेक इट। पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं, एक नया आ गया, 3 तारीख आ गई, और इस पे भी रन अगेन कर लेते हैं। 105 रिकॉर्ड्स आ गए गाइस, लास्ट के ये कंप्लीटेड भी आ गए, पेंडिंग जितने थे पहले, और न्यू पेज पे आएंगे तो 101 से 105 वाले भी आ गए। तो ये होल था, कैसे करते हैं अपसर्ट, सिंपल सा था एकदम, ज़्यादा मेहनत नहीं। सिंपली क्या किया हमने, एक बार फिर से लॉजिक देख लेते हैं कि ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करने के बाद क्योंकि लेफ्ट ज्वाइन करने टारगेट से राइट वाला वो होगा नल में होगा, सिर्फ इसलिए ये वाला ऊपर को उठाया। अल्टीमेट गोल हमें ये चाहिए था, इसलिए कहते हैं एसक्यूएल क्वेरी को चलाने से पहले ना आप अल्टीमेट गोल देखो, आपको फाइनल रिजल्ट कैसा चाहिए वो विजुअलाइज कर लो, तो क्वेरी बनाना आसान होता है। लोग पहले ऐसे सोचेंगे ज्वाइन वाइन करके, नहीं, पहले बना लो कि आपको चाहिए कैसे टेबल। फिर क्या किया मैंने, जोड़ा तो है नीचे से ऊपर, बस यही यूनियन, और यूनियन देखने में डरावना लग रहा होगा, बस कुछ किया ही नहीं नीचे से, बस मैं जोड़ देता, यही सोचता ना, तो इसलिए यूनियन किया है। तो क्वेरी होती है, आसान होती है। यूनियन कर सकते थे ना, सिर्फ यूनियन। हाँ, यूनियन भी कर सकते थे, लेकिन हमें पता है कि इसमें डुप्लीकेट आएंगे नहीं, इसलिए यूनियन ऑल से भी कोई दिक्कत बात नहीं है। ठीक है, तो यूनियन भी कर सकते थे, ऐसा कोई वो नहीं था। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू लोड अपसर्ट डेटा एंड इंक्रीमेंटल लोड डेटा इन पार्केट फाइल फॉर्मेट। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे हाउ टू लोड दिस टू मेथड इन फाइल फॉर्मेट ऑफ डेल्टा। ठीक, और डेल्टा फॉर्मेट के बारे में कल थोड़ा बहुत जानेंगे भी कि पार्के से कैसा अलग होता है डेल्टा फॉर्मेट, क्या लाइब्रेरी यूज़ की करी जाती है डेल्टा फॉर्मेट को इंक्लूड करने के लिए, क्या से फ़ायदा, और हमारे लिए मतलब पार्केट से क्या क्या फ़ायदा मिला डेल्टा में जो आसान कर दिया काम। ठीक है, तो हम कल देखेंगे। तो ये था टोटल पार्ट 1, कल देखेंगे हम पार्ट 2। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद। शबा खैर, अलविदा, अल्लाह हू अकबर।